So welcome Advait Arora, known famously as the Twitter handle Wealth Enrich. Hi Advait. Yeah, hi Kaustubh. Am I loud and clear? Yes, perfect. Great, great. So let me take the pleasure of introducing Advait. So Advait is the founder of Wealth Enrich. These are the Twitter and Insta handles. On Twitter, he has more than 2,05,000 followers, and on Insta, 21,000 plus. He is a stock market veteran with around 20 plus years of investing experience. More importantly, having lived through four big market crashes and also enjoyed multiple bull runs. He simplifies stock selection, wealth building, and compounding. And over his long journey, he has tracked more than 1,000 companies and written 500 plus detailed analysis. He keeps on guiding investors on creating alpha beyond the benchmarks and beyond the obvious investing mistakes. Known for clarity and conviction, Advait stands as a trusted voice in the Indian equities. So, Advait, welcome once again, and let's begin. Let us all try to understand how it all began for you. First is your love for the markets, and what did you start doing about that love? Over to you. Yeah, thanks for a very kind introduction. I appreciate that, Kaustubh. So, yes, and thanks for hosting this space. Well, yes, तो अगर शुरुआत की बात करें तो yeah, it's around 21, 22 years to be precise, when I took my dig into the Indian market. So, just a brief background, I was studying in Australia in the early 2000 till 2003, 4. There I did my MBA, and I had a subject called capital markets in my master's in my MBA program, and that's where I got intrigued about equity markets. So, अब Australia में obviously when I'm there, I'll dig into the Australian market. तो मैंने वहाँ पे कुछ कंपनीज खरीदी एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस गोज व्हाट रेशियोज टू लुक एट which are the parameters to check, उस टाइम पे आजकल जो इतनी एडवांटेज हमको मिल रहा है स्क्रीनर्स एंड ऑल दोस ऑनलाइन पोर्टल्स एंड एप्स वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दैट 25 years back. So इनफैक्ट इंटरनेट कनेक्शन भी तब डायल अप था. यू एंड मी आर ऑफ अ सिमिलर एज ब्रैकेट. 25 साल पहले ये ब्रॉडबैंड और ये 5G वगैरह कुछ नहीं था. तो इवन रिसर्चिंग अ कंपनी वाज अ डिफिकल्ट टास्क. That's when I started. And then I came back to India in 2004, 3 and 4, early 4, 2004. And तब मार्केट्स इंडियन मार्केट्स एक बहुत ही डल फेज से गुजरे थे बिकॉज ऑफ द आईटी जो क्रैश हुआ था डॉट कॉम का बबल 2000 का. उस टाइम पे तो वर्ल्ड मार्केट सभी क्रैश हो गया था एंड इंडिया आल्सो हैड अ वेरी डिजास्टरस कपल ऑफ इयर्स. एंड मार्केट वाज पिकिंग अप. वाजपेयी साहब की सरकार थी और मार्केट उस टाइम पे हल्के हल्के थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे थे मार्केट में एंड थिंग्स आर लुकिंग लिटिल बेटर. सो अगर आप देखें कि अर्ली 2000 में मतलब आज से 25 साल पहले सेंसेक्स 3 साढ़े 3 हजार पे था. हमारा जीडीपी 800 850 बिलियन का था एंड सिर्फ 2% लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे इक्विटीज में विच इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स. तो कितना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड नॉलेज या इंफॉर्मेशन भी बहुत स्केर्स थी. दैट्स वेयर आई एंटर्ड द मार्केट एंड ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एक एक बहुत अच्छी सेइंग है कि द ट्यूशन फीस कम्स फर्स्ट. सो मार्केट आपको कुछ सिखाता है बट उससे पहले वो आपसे फीस एक ट्यूशन फीस ले लेता है आपसे. वो हमेशा पहले ली जाती है एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी एज वेल. 2004 5 6 7 एंड टिल लीमन क्राइसिस इन 2008, साढ़े चार 5 साल का जो बुल रन था, दैट वाज द मोस्ट फ्रेंजी बुल रन एवर. मेरे ख्याल से अगर हम पास्ट हिस्ट्री ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट देखें, दैट कुड बी द 40 45 इयर्स, दैट कुड बी द मोस्ट फ्रेंजी बुल रन जहां पे मार्केट्स रैन अवे फ्रॉम 4500 लेट्स से 5000 एमएस. सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ कौस्तुभ. 5 साढ़े 5 हजार का सेंसेक्स अगले चार साढ़े Hmm, चार साल में नियरली 5 टाइम्स हो जाता है. 4 टाइम्स, लेट्स बी टू बी ऑन द प्रिसाइज साइड. 5 हजार का right. सेंसेक्स 20 हजार हो जाता है करीबन साढ़े चार साल में. एंड एवरीथिंग, एनीथिंग इन द मार्केट यू टच वुड बी रनिंग वाइल्ड. उस फ्रेंजी में मैंने मार्केट में एंट्री ली एंड आई थॉट ओह दिस इज अमेजिंग. मतलब ये तो मिलियनियर बनना बहुत आसान है. So that first 4 years, obviously, God was kind, markets was very kind, and my conviction about Indian equities built up pretty fast. उस बीच में काफी गलतियां भी करी. एक एक इनिशियल मोस्ट इन्वेस्टर्स डू दिस मिस्टेक, आई हैव डन दैट एज वेल, इज हम सोचते हैं कि हमको यार एक 100 200 रुपए का स्टॉक दे दो विच कुड बिकम अ मल्टी बैगर गोइंग फॉरवर्ड. मैं भी उस टाइम पे डिग करता था. आई यूज्ड टू लुक एट मैगजीन्स लाइक कॉर्पोरेट इंडिया, दलाल स्ट्रीट जर्नल तब शुरू शुरू हुई थी,
एंड आई शुड लुक एट स्टॉक्स 50 रुपए का 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि वो 100 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हो जाएगा तो 10 बैगर बन जाएगा. सो उस हिसाब से आई शुड लुक एट स्मॉलर स्मॉलर डिनोमिनेशन स्टॉक, आई शुड से. स्मॉल कैप जरूरी नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप भी छोटे डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, मिड कैप भी हो सकते हैं छोटे डिनोमिनेशन के. सो दैट्स वेयर रिस्क मैं अपनी बढ़ाता गया. मार्केट वाज वेरी काइंड. द लकी थिंग हैपेंड कॉस्तुप वाज कि एक प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, तब उसको एलएपी बोलते थे, लैप या लैस जैसे आप आजकल बोलते हो. उसमें आप अपनी इक्विटीज को प्लेज करते हैं और उसका 50% आपको एक्सपोजर मिलता है. 20 लाख की लिमिट हम्म, आज भी है शायद, तब भी 20 लाख की थी. तो माय इनिशियल पोर्टफोलियो विच आई मेड, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि आपके स्टॉक्स जो होने चाहिए वो सब बीएससी टॉप 100 के, मोटा मोटी बीएससी टॉप 100 के स्टॉक्स ही होते थे उसमें. टॉप 200 के बहुत हो गया तो 100-150 स्टॉक्स थे जो प्लेज होके आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज मिल सकता है. अब लेवरेज भी करनी है हमें, और ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कभी जरूरत पड़ता है ना. तो I I was I was in a business that time, still there. That's still my primary source of activity. तो उस टाइम पे लैस अकाउंट में मैंने अपने टॉप जो होल्डिंग्स थे वो प्लेज करके ले लिया. एक एक लेवरेज ले लिया, which I used for securities also, and I used for my business activity also. And then that's where I realized कि 4 साढ़े 4 साल में, मतलब 2004 से 2008 में, ये जो 20 लाख का लैस लिया था, मार्केट हो गया वहां से 4 गुना. तो यू कैन इमेजिन कि मेरा जो, और सब सब ब्लू चिप्स हैं इसमें, वही मारुति, वही एमएनएम, वही इन्फोसिस, वही अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये सारे ब्लू चिप्स भी, क्योंकि सेंसेक्स 4 गुना हो गया. ऑब्वियसली माय पोर्टफोलियो आल्सो जंप प्रीटी वेल. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि बॉस, जो पैसा हम इतना लेवरेज करके मार्केट, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बिजनेस में इतनी भागम दौड़ी करके हम, we slog really hard, take so much of risks, and here market is giving me returns which are mind boggling. Obviously it was a dream run, so it is not a norm, but मेरा conviction market में काफी अच्छा strength बन गई थी कि money can be made provided you select good stocks. अब बैड स्टॉक्स पे आते हैं. तो जो स्टॉक्स प्लेज हो गए, और आई कैंट सेल देम ऑब्वियसली, एंड दे वर ऑल टॉप नॉच स्टॉक्स. अब दूसरा होता था कि हम छोटे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, स्मॉल डिनोमिनेशन स्टॉक्स, थीम स्टॉक्स, मोमेंटम पिक्स, चार्टिस्ट्स बोल रहे हैं. लॉट ऑफ नॉइज वाज देयर, स्पेशली 2006 से नॉइज बढ़ गई थी मार्केट की. एंड नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे थे मार्केट में. उसी उसी जमाने में सारे आई वुड से ब्लंडर स्टॉक्स आए मार्केट में. जो लोग उस टाइम पे इन्वेस्टेड थे, दे वुड नो अ फ्यू नेम्स, जेपी ग्रुप के, यूनिटेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल. और एंड देन केम द बिग ब्लास्ट, लीमन क्राइसिस, और रादर आई शुड से द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 में आया. एंड दैट शोड अ रियल पिक्चर कि बॉस, ऐसा भी हो सकता है, यू नो. एंड उस टाइम पे जो टीवी एंकर्स और मैगजीन्स में आ रहा था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, वो सब कुछ हो गई शांत, बिकॉज ग्लोबली एक ब्लास्ट हुआ फाइनेंशियल सेक्टर का, एंड इट टुक एवरीबडी विद इट. 20,000 के आसपास का सेंसेक्स था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और वो 7,000 7,200 का हो गया था इन अ स्पैन ऑफ 4-5 मंथ्स. मतलब सबकी वेल्थ आधे से भी ज्यादा कम मतलब 840, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज, 40 रुपीज रह गए. 60% ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट सबने देखा. और मेरे जैसे इन्वेस्टर जिनके पास उस टाइम पे काफी सारी पेनी स्टॉक्स थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने लोअर सर्किट ही लगती थी रोजाना, एवरी डे. सो वेल्थ डिस्ट्रक्शन एट इट्स पीक इन ऑल माय डॉजी मोमेंटम वाले बोलो या सुने सुनाई वाले, फंडामेंटली पुअर स्टॉक्स, दे वेंट फॉर अ टॉस. मतलब उन्होंने फिर सुबह का सूरज नहीं देखा. लॉट ऑफ देम गॉट आउट ऑफ द मार्केट ओनली, बंदी हो गई कंपनीज. तो ऑल दोज ब्लंडर्स वर डन इन द फर्स्ट 5 years. ट्यूशन फीस मैंने सबको बोला. एंड बट एक चीज, एक माइंडसेट सेट हो गई थी कि इंडिया की ग्रोथ तो है, अगर स्टॉक सिलेक्शन सही किया और हमने कंपाउंडिंग की एक कहानी इंडिया की समझ ली, तो थिंग्स, यू कैन मेक गुड वेल्थ, यू कैन मेक गुड वेल्थ. सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था माइंडसेट में मेरे, और उसके हिसाब से मैंने वो चेजिंग ऑफ पेनी स्टॉक्स जो कहते हैं कि वो मल्टी बैगर बन जाएंगे, वो मल्टी बैगर तो नहीं, मल्टी जीरोज या मल्टी बैगर जो बोलते हैं, बन गए बैगर की जगह बैगर्स. बट एक लेसन लर्न किया कि कैश फ्लोज को पकड़ के देखना है हमने, क्या आता है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, रिटर्न रेशियोज क्या है. सो ऑल दोज थिंग्स स्लोली गॉट एम्बेडेड इन मी. 2008 was a good eye opener also, क्योंकि अपनी अपनी रिसर्च स्ट्रेंथ, अपनी एनालिसिस की डेप्थ मैंने बढ़ाई कि आई डोंट डू दीज मिस्टेक्स गोइंग फॉरवर्ड. 2009 obviously market start recovering from there. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो टर्निंग पॉइंट था. इनफैक्ट उस टाइम पे ऑपरेटर स्टॉक्स तो बैंक करप्ट हो ही गए थे,
बट एक 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 फ्रेंडशिप बन गई मेरी, एक रिलेशनशिप बन गया मेरा विद स्टॉक्स दैट हैव गॉट गुड फंडामेंटल्स। एक एक हाइप स्टॉक्स या मोमेंटम स्टॉक्स से हटके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ मुझे आइडिया लगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उस बीच काफ़ी स्टडी, रिसर्च और कुछ बुक्स पढ़ने का भी शौक था, तो डिफरेंट मेंटल मॉडल्स बनते गए। बट दैट वाज़ माय इनिशियल फेज़, एंड देन 2009 से लेके 2020 तक का जो फेज़ था 11-12 सालों का, वो एक कोविड से जस्ट पहले का, वो एक अलग फेज़ था। कभी उस पे भी चर्चा करेंगे। बट 2020 के बाद पोस्ट कोविड, आई बिलीव अ लॉट ऑफ लिसनर्स टुडे ऑन द स्पेसेस वुड बी पोस्ट कोविड इन्वेस्टर्स। मुझे कई बार डीएम्स आते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में कि आई एम अ पोस्ट कोविड, मैं आई एम द लास्ट इन द मार्केट फॉर द लास्ट 4 years। तो एक्सप्लेन मी, आप बोलते हो कि ड्रॉडाउन्स होते हैं 20-20% के, क्रैश होता है, डिप आते हैं। इंडिया तो एक सेक्युलर बुल रन है, तो ये सब कुछ होता है, बट मार्केट के डिप्स आते रहेंगे। हर साल मार्केट एक आध दो बार 5-7% गिरता ही है, कई बार उससे ज्यादा भी गिरता है। तो एक ड्रॉडाउन की जो थियरी है, कोविड के बाद लोगों ने बहुत कम बड़े ड्रॉडाउन्स देखे हैं। आई थिंक 10-12% के 2 या 3 ड्रॉडाउन्स आए हैं। अभी जो ड्रॉडाउन चल रहा है, मार्केट डिप हुआ है, करीब 6-6.5% का है। तो बट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विल डिपेंड व्हाट यू डू व्हेन द मार्केट स्क्रीन इज रेड। टू एंजॉय, कहते हैं, मैंने एक ट्वीट किया था, टू एंजॉय द ग्रीन इन द मार्केट यू शुड बी एबल टू एडजस्ट एंड डाइजेस्ट द रेड इन द मार्केट। और वही चल रहा है ये लास्ट 6-7 हफ्तों से, जहां मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हमको काफी मार्केट में काफी उथल पुथल करी हुई है, ही हैज केप्ट एवरीबॉडी ऑन द एज, एंड दैट इज आल्सो इन अ वे अ लर्निंग एक्सपीरियंस वेयर यू आर एबल टू गेट दिस वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी को हम अपनी एक एडवांटेज की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कि यू आर गेटिंग सम स्टॉक्स। मार्केट कॉस्ट, तो मार्केट 6-7% डाउन है, सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी। बट इफ यू लुक एट small and mid caps, there's anywhere between 10 to 25-30% stocks down है। कुछ stocks उससे भी ज्यादा है, but I'm saying in a bigger universe of top 300-400 stocks, अच्छे stocks भी कई जगहों पर 30% 25% डाउन है। And that's what volatility does to the volatility brings out such sort of gashes, और वहीं पर इन्वेस्टर्स नीड टू फोकस ऑन। और वो आप एक बिल्डअप करना पड़ता है आपको, एक अपनी इन्वेस्टर साइकोलॉजी। आपकी खुद की थीसिस होनी चाहिए, खुद की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, एंड दैट्स वेयर इन्वेस्टिंग गेट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। एंड आई वुड लाइक टू टच ऑन सम ऑफ दोस क्राइटेरियाज एज वेल। क्या कौस्तुभ? Yeah, thanks. So good introduction of how you started, and I resonate with some of the things that you said. कि उस जमाने में जो पहले 1-2 साल रहते हैं इन्वेस्टिंग में, तभी लगता है कि जो 40 या 50 रुपए में शेयर है वो सस्ता है, और जो 400 रुपए में वो महंगा है। और मैं अगर 40-50 में लूंगा, देन आई कैन राइड इट टू 200-300। जब भी लोगों को बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स या अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेस वैल्यू नहीं रहता है, बट दैट्स वेरी कॉमन। ओके, एंड सेकंड पार्ट इज आई वुड compliment you that at the start of your journey in the first few years, you already had the courage to go for loan against securities and also deploy it. Okay, because generally this courage comes to many people after a decade. Okay, so that certainly speaks a lot about the fact that आपका जो भरोसा था कि थिंग्स विल गो अप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लिसनर, राइट। जैसे अद्वैत ने बोला इनिशियली कि दैट सेंसेक्स विच वाज 3,500 व्हेन ही स्टार्टेड, इट्स 80,000 नाउ। और जैसे उन्होंने बोला कि अगर 20,000 से 6-7 हज़ार तक जा सकता है, तो उसका मतलब है आज अगर 80,000 पे है, तो वो 30,000 तक जा सकता है, 25,000 तक जा सकता है। सो दैट मेक्स अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, provided you are able to survive such falls. Okay, and as Advait mentioned, mistakes are bound to happen, but as long as we don't repeat the same type of mistakes, and we put a some kind of a ring to our mistakes, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मिस्टेक से दूसरी मिस्टेक करते जाओ और उनकी वैल्यू इतनी हाई हो कि आपके गेन से ज्यादा आपके लॉसेस हो। So thanks, I mean that was the initial part. Now I think we can quickly look at some of your learnings in your second decade, maybe the one from 2010 to 2020. And with a brief understanding of that, how have you applied it in the last 5 years, especially when India or the Indian stock markets have gone through another very big bull run? I mean, just for perspective, again, the indices have kind of tripled to 4 times from the lows of COVID, that is March 2020. And many stocks have gone up 20 times, 30 times, 10 times in a span of 4 to 5 years. So, over to you again. Okay, thanks.
तो अगर हम इसको हम बात कर रहे हैं लीमन क्राइसिस की बात की जर्नी की, बट उससे पहले अगर हम देखें, अगर हम एक 20 साल का सिनेरियो देखते हैं, एक 20 साल का स्नैपशॉट लेते हैं इंडियन इक्विटीज का। आप देखिए 2005 में इंडिया का जीडीपी 850 बिलियन के आसपास था, और आज ये 4.1 4.2 ट्रिलियन है। टी टी फॉर ट्रिलियन वाला टी। सो ये आप देख रहे हैं 5x, 850 बिलियन से 850 बिलियन से 4.1 ट्रिलियन पे 5 गुना मार्केट इंडिया का जीडीपी जंप हुआ है पिछले 20 साल में। ये तो जीडीपी जंप है, और सिमिलरली इंडिया का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप था करीबन 700 750 बिलियन, इफ आई एम रिमेंबर करेक्टली, और वो आज क्लोजर टू 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जाके आया, बट अभी करेक्शन के बाद आई थिंक 4.8 4.9 होगा। सो ये तो मार्केट ने लास्ट 20 साल में कमाल दिखाया है। सेंसेक्स 6000 का 20 साल पहले, आज सेंसेक्स 80,000 का, एज यू राइटली मेंशन। बट इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, 2008 में 20,000 या 20,500 का जो सेंसेक्स था वो 8 7.5 8,000 तक क्रैश हुआ था, और कोविड का भी हमको पता है कि सेंसेक्स 25-26 हजार तक आ गया था। तो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कितना ड्रॉडाउन झेल ला सकता है, एंड मार्केट को वहां पे मेंटल मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी की जरूरत क्या पड़ती है, वो मैं क्विकली शेयर करूंगा। बट ये जो जर्नी थी जो 20 साल की, इसमें आपने देखा कि स्पेशली आफ्टर कोविड, सॉरी आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो सॉलिड, जो बोरिंग बिजनेसेस थे, जो स्केल कर पा रहे थे, बी इट द केमिकल सेक्टर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लीजिए, आईटी तो है ही आपका, ऑटो एंसिलरीज हो गई, ऑटो इन जनरल हो गए, बैंकिंग हो गई, जो इंडिया की सीमेंट हो गया, जो इंडिया की कोर स्ट्रेंथ थी, वो सेक्टर ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि काफी कुछ रिफॉर्म्स भी शुरू हो रहे थे, एंड स्पेशली आफ्टर 2014 पोस्ट मोदी सरकार टुक ओवर, थोड़ा बहुत जो गलत था सिस्टम का उसकी सफाई करने के बाद, आई थिंक 2015 16 17 के बाद कमेंडेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट होना शुरू हुए, और ग्रोथ स्टार्टेड पिकिंग अप इन द इकोनॉमी इन अ ग्रेजुअल फैशन। बट इकोनॉमी की ग्रोथ डज नॉट मीन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ। तो से फॉर एग्जांपल चाइना का, सिर्फ ये साल, आप ये लास्ट 15 महीने चाइना को अगर हटा दीजिए, तो चाइना लास्ट 20 साल में, 18 18.5 साल में, 2005 से लेकर 2023 तक में, चाइना की आई अंडरस्टैंड 6 या 7 गुना मार्केट, 6 या 7 गुना जीडीपी जंप आया है चाइना का, फ्रॉम मे बी अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी टू अ 18 19 $19.5 ट्रिलियन इकोनॉमी टुडे। चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई है, बट चाइना का स्टॉक मार्केट उतने टाइम में बिल्कुल नहीं चला, स्पेशली 2000 लीमन क्राइसिस के बाद से लेके कोविड तक चाइना का मार्केट, और कोविड के बाद तक भी मार्केट रिटर्न्स फॉर नेग्लिजिबल। सो मार्केट हमेशा इकोनॉमी के साथ चले जरूरी नहीं है, ये चीज इंडिया में भी आ सकती है। वी शुड बी अवेयर दैट दिस कैन हैपन इन आवर सिनेरियो ऑल्सो। हमारा मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, थोड़ा सेक्युलर भी है, एक तरह से देखिए बुल रन हमारा, और थोड़ा सा लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ओवर लेवरेज नहीं है मार्केट हमारा इन एनी वे। चाइना थोड़ा सा डिफरेंट है उस हिसाब से। बट यस, जो ये लास्ट 8-10 साल 12 साल की जर्नी थी पोस्ट लीमन क्राइसिस टिल कोविड, अगर हम उसको देखें, तो एक 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 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट पहले ध्यान में आता है, कि अब हमने क्योंकि एक अच्छा फॉल देख चुके हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो एक एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हो गए, अच्छे कैश फ्लो हो गए, आपने डिमांड चेक करी कंपनी की क्या है, रेशियोज क्या है, उससे आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाते हैं कि मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करूंगा। तो इन इन सिनारियोज में जो मार्केट ने इतना अच्छा जंप दिया है, जैसे मैं बोला जीडीपी बढ़ा, मार्केट ने इतना ज्यादा जंप नहीं दिया हमको, बट इन सिनारियोज में 4-5 मेंटल मॉडल्स जिसपे मैंने काम किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जो चीज समझ में आती है, जिस धंधे का आपको पता है ना, उसमें आपको पैसा लगाना है, उसमें आपको आगे जाके इंक्रीमेंटल अमाउंट ऐड करने हैं, अगर आपको धंधा और वो सेक्टर या सब सेक्टर समझ में आता है। राइट, सबकी राइट। बैंडविड्थ अलग अलग होती है कौस्तुभ। मेरी बैंडविड्थ आज 25-30 बड़े सेक्टर्स है इंडिया में, मुझे 15 सेक्टर समझ में आते हैं। मुझे स्टील सेक्टर नहीं समझ में आता, मुझे पेपर सेक्टर नहीं समझ में आता, मुझे कुछ हद तक सीमेंट सेक्टर इतना समझ में नहीं आता है, तो आई एम ओके। मेरे पास और 20 सेक्टर है समझने के लिए, और उनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मेरी पकड़ अच्छी है, जिसमें मेरी स्टडी अच्छी है, या मैं जो बिजनेस में हूँ, आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो मेरे उसमें आई आई कम्युनिकेट विद और आई इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो मुझे आई लाइक द केमिकल सेक्टर, मुझे उसमें इंटरेक्शन बड़े काफी होते हैं मेरे क्लाइंट्स और सप्लायर्स के साथ। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गई, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग और फाइनेंस तो हम सभी यूज करते हैं। तो अगर 8-10 सेक्टर आपके आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आते हैं, तो यू आर प्रीटी गुड विद इट, यू कैन एनालाइज दैट सेक्टर इजीली, और आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि आपको एक अंदर से इस चीज की नॉलेज होती है।
तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पकड़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने उन 8-10 सालों में टिल कोविड हिट, क्योंकि कोविड के बाद मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करी, बट कोविड होने तक एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो कंपनी डूबी हैं और जिन कंपनियों ने हाइप क्रिएट करी थी, एक नॉइज़ बनाया था, एक यूफ़ोरिया क्रिएट करा था कि हम तो डबल डिजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देते ही रहेंगे। वो सब समझ में आ गया जब क्रैश हुआ और उसके बाद कंपनी ने रियल कलर्स शो करे। एंड देन यू रियलाइज़ कि क्यों ज़रूरी है एक प्रमोटर, एक स्किन इन द गेम वाला प्रमोटर मार्केट में होना। क्यों द लाइक्स ऑफ द टाटा ग्रुप, क्यों द लाइक्स ऑफ द बजाज ग्रुप, व्हाई the companies like Marico और Asian Paints और Pidilite और MRF और Ultratech, why ये कंपनीज चलती हैं सालों साल और डिलीवर देती है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स? बिकॉज प्रमोटर का स्किन इन द गेम है, होल्डिंग तो अच्छी होती है प्रमोटर्स की, और प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ अपने लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि काफी एग्जांपल्स हमारे पास, मैं तो मतलब डजन एग्जांपल दे सकता हूँ, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ सिंटेक्स एंड द लाइक्स ऑफ जेपी एसोसिएट्स एंड डीएचएफएल इन रीसेंट टाइम्स। जेट एयरवेज एक बहुत बड़ी एग्जांपल, इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन, क्या हुआ? डूब गई। क्यों? एक भाई साहब मिस्टर गोयल की, I would say greed would be one thing. Other thing would be his own vested reasons. Let's not get deep into it. But then Cox and Kings, Z हो गया, Z Group in total, अनिल अंबानी ग्रुप। इश्यू क्या था इन सब में? सिंपल, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कंपनी को चला रहा था, हिंदी में वर्ड यूज करेंगे दानत और इंग्लिश में बोलेंगे उनकी इंटीग्रिटी, सही नहीं थी। इसलिए कंपनी डूबी। क्या जेट एयरवेज के पास 50% मार्केट शेयर नहीं था एयरलाइंस में? था। क्या जी अपने मीडिया हाउसेस में टॉप 3 प्लेयर्स में नहीं थी? थी। क्या कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल में टॉप 3 प्लेयर्स नहीं था? था। क्या जेपी एसोसिएट्स के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे? बहुत सारे थे सर। बट मिस्टर गौर का विजन किसी और तरफ जा रहा था। मिस्टर गोयल का विजन किसी और तरफ जा रहा था। सिंटेक्स में मिस्टर पटेल पटेल का विजन विजन किस तरफ, किसी और तरफ जा रहा था। सो स्किन इन द गेम प्रमोटर, जेन्युइनिटी, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। भले ही बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल चल रहा होगा, चलेगा, लेकिन अगर प्रमोटर सही है तो वो बिजनेस को सही उस पे ले आएगा। अनदर वेरी गुड एग्जांपल, मैं कई फ्रेंड्स को बोलता हूँ, आई एम अ बिग बिलीवर इन हेवल्स स्टोरी। हेवल्स क्या थी और क्या से क्या हुई है लास्ट 20 सालों में, इज बिकॉज ऑफ द विजनरी प्रमोटर ओनर मिस्टर गुप्ता, गॉड ब्लेस हिज सोल। बट व्हाट विजन मिस्टर गुप्ता हैड। उन्होंने हेवल्स को, इतनी छोटी सी कंपनी हेवल्स को, आई थिंक हेवल्स इज अ 50 बैगर इन दैट 18-17 ईयर टाइम फ्रेम, और दिग्गज इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए मार्केट में, बट हेवल्स ने पकड़ बना के रखी बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द प्रमोटर। तो हमने डिस्कस किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, गलतियों से मिला, कन्विक्शन जिस एरिया में था वहां पे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बना, एंड स्किन इन द गेम प्रमोटर्स का समझ में आया। दूसरा एक चीज जो मैंने एक और चीज समझी कंपाउंडिंग को देखते हुए, इफ यू रीड सम बुक्स यू रियलाइज इट इज सो सो इम्पोर्टेंट, अ कंसेप्ट कॉल्ड टाइम आर्बिट्राज। आजकल स्पेशली अब विद नो दिस थिंग, यंग इन्वेस्टर्स, यंगर इन्वेस्टर्स, 20 25 30 साल वाले शायद ट्विटर स्पेसेस में आज होंगे, आपकी ऑडियंस में भी होंगे, दे टेंड टू सी, हमको 2-4 क्वार्टर की स्टोरी बताइए जो यहाँ से 1 2 से 3 से 4 क्वार्टर में रिटर्न्स अच्छे मिल जाए, 50% मिल जाए, वगैरह वगैरह। दे डोंट फोकस ऑन द 5 to 10 ईयर बेट, ऑन द 5 to 10 ईयर स्टोरी, एंड दैट्स वेयर सबसे बड़े एरर्स होते हैं। आप किसी भी मल्टी बैगर को देखिए, one of my biggest multi-bagger I hold, I love this stock, I can easily name it, my disclaimer, I still hold it, is SRF. काफी ऐसी स्टोरीज होती हैं, बिफोर आई गिव एन SRF एग्जांपल, आई टेल कि रिटर्न्स आर ऑलवेज लंपी, दे आर नेवर लीनियर। ये आप BSE टॉप 200 के स्टॉक्स देखिए, एक स्क्रीनर में डालिए, स्टडी करिए, कोई स्टॉक ऐसा बहुत मुश्किल से मिलेगा जो हर साल 15% 20% ग्रो करता है, जिसकी CAGR ग्रोथ 15-20% है, और वो 15% CAGR ग्रोथ स्टॉक 5 साल में डबल, ऐसे हर 5 साल में डबल से डबल होता जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर आप एक लॉन्ग पीरियड भी देखिए जहां पे बहुत बड़ा कोई ड्रॉप नहीं आया है, लेट्स से 2009 से लेके 2020 तक का 11-12 साल का एक फेज था जहां पे कोई बड़ा क्रैश नहीं आया था मार्केट में, 30-40% वाला, छोटे डिप्स आए थे 10-12-15% वाले। तो स्टॉक ऐसे होने, आप सोचोगे यार ये 12 साल में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो हर साल 15-20% बढ़े हों, बट ऐसा नहीं होता है। टॉप से टॉप प्लेयर भी बीच में एक फेज में, लल फेज में जाता है, एक लीनियर ग्रोथ उसकी होती है, वो रुक जाती है। कंपनी भले ही ग्रो कर रही हो, मगर स्टॉक परफॉर्मेंस देना बंद कर देता है। तो जो टाइम आर्बिट्राज वाला बात है, कि जो जो स्टॉक्स धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, थोड़ा लल फेज से गुजर रहे हैं, वो आगे जाके लंपी फेज से भी गुजर सकते हैं। तो यू हैव टू गिव इट टाइम, अनलेस यू आर एबल टू गिव टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू रीप द फाइनल रिवॉर्ड्स, जो मल्टी बैगर का हम बोलते हैं।
टाइम आपका सबसे बड़ा यहाँ पे एसेट है इन द कंपाउंडिंग स्टोरी। सो दैट वाज़ अनदर एरिया। उसके बाद थोड़ा-सा आपको अपनी कॉमर्स की नॉलेज, रिटर्न रेशियोज़ की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज, नंबर्स की नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी जब आप स्टॉक्स को देखते हैं। एक ज़माने में मैं सिर्फ पीई देखता था। फिर पीई देखते-देखते मैं पीईजी देखने लगा, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। धीरे-धीरे और सीखा तो समझ में आया कि भई हमको आरओईज़ और आरओसीज़ भी देखने चाहिए। फिर समझ में आया पीई तो बहुत ओवररेटेड है, लेट्स आल्सो लुक एट ईवी टू एबिटा, मार्केट कैप टू सेल्स, ये भी चीज़ चीज़ देखना ज़रूरी है। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे कोविड में समझ आई, जो मैं पहले थोड़ा-सा इग्नोर करता था, वो था कैश फ्लोज़। कैश फ्लो बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आपकी गुल्लक में, आपके काउंटर में अंदर रोकड़ा कितना है आपके पास। इन क्रूड वर्ड्स इफ आई से दैट डिटरमाइन्स हाउ गुड योर बिज़नेस इज़ एंड हाउ ईज़ी इट विल बी फॉर यू टू कीप ग्रोइंग इवन विद मार्केट टर्मॉइल, एनी सॉर्ट ऑफ अ सेक्टर और जनरल उथल-पुथल जो मार्केट में होती है। सो कैश फ्लो वाला चीज़ और एक चीज़ समझ में आई। अभी जो चल रहा है कौस्तुभ, एक सेकंड ऑर्डर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं कि क्या कुछ नए डिसरप्टिव चीज़ें आ रही हैं? क्या ऐसा आ रहा है जो फ्यूचरिस्टिक है बहुत? जैसे कि आजकल आप देखेंगे कुछ साल पहले सोलर का ये चर्चा बहुत थी, अभी ईवी की चर्चा आ गई है, अभी एआई की आ रही है। तो ये सारे जो एरियाज़ डिफेंस बीच में अचानक आ गया था कि इंडिया हैज़ टू बी अ डिफेंस मेजर शिपिंग के ऊपर। तो ऐसे कई सारे ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जो एक हट के सोच लाते हैं। वी कॉल इट द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। उसमें आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ता है। आपको ईज़िली मिलेगा नहीं डाटा क्या हो रहा है मार्केट में बिकॉज़ बिकॉज़ नहीं, इट्स अ न्यू थिंग। ऑब्वियसली कोई डिसरप्टिव चीज़ आती है तो बोल के नहीं आती है, इट जस्ट गिव्स यू स्मॉल सिग्नल्स और डिसरप्शन हो जाता है। किसको पता था कि ज़ोमैटो इस तरह से ग्रो कर जाएगा? इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कौस्तुभ कि ज़ोमैटो को खुद नहीं पता था कि वो ऐसा ग्रो करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन कर लिया ब्लिंकिट का, और आज राइट। ब्लिंकिट का जो बिज़नेस है वो ज़ोमैटो से बड़ा हो चुका है। इन टर्म इफ यू डिवाइड हम्म। ज़ोमैटो इंटो 2 पार्ट्स, इटर्नल नाम है तो शायद कंपनी का। तो ज़ोमैटो जो फूड डिलीवरी करता है उससे ज़्यादा वो ब्लिंकिट जो क्विक कॉमर्स है उससे बड़ा हो गया है। तो द पॉइंट इज़ कि डिसरप्शन, जो डिसरप्टर होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि डिसरप्शन किस लेवल तक ला सकता हूँ मैं। दैट इज़ द फेज़ वी आर गोइंग थ्रू। तो इन्वेस्टिंग में आपको एक सेकंड लेवल, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पे इसलिए जाना पड़ता है ताकि आप अल्फा क्रिएट करने के लिए आपको उस बेस तक पहुँचना पड़ेगा। उस इन डेप्थ एनालिसिस लेवल तक एनालिसिस करनी पड़ेगी टू गेट अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर वांटिंग टू क्रिएट अल्फा। सो ये 4-5 चीज़ें जो मुझे हेल्प करती हैं ऑब्वियसली टू बीट मार्केट रिटर्न्स। इसमें रिस्क भी होती है, बट दिस इज़ माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी व्हिच आई यूज़ इन द लास्ट 10-15 इयर्स मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। Yeah, thanks. So, very well put with examples. All the important concepts like margin of safety, आपने जो टाइम आर्बिट्राज की बात की, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग. So I think that's a very important lesson for everybody that trading में मजा जरूर आता है. Trading can be for a day, for a month, for 6 months also. बट एक्चुअल मजा जो है, अगर आप कोई कंपनी 3-4 साल 5 साल तक होल्ड कर सकते हो, and then it becomes a 5x 10x, and you are also able to allocate a very meaningful amount to it out of your corpus, then that is where the compounding helps, and that is where generational wealth can be created. Just like Advait, I have also around 22 years experience in the market. I had opened my first demat account in, I think, November 2003 in ICICI Direct. So I'll complete 22 years in this November Diwali. एंड जैसे हर दिन दिवाली नहीं हो सकती है, देर आर फेजेस व्हेन यू विल हैव टू डू रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन जस्ट बाय एट एनी प्राइस. एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली, आर यू इन द राइट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, because only fundamentally strong businesses bought at a certain low valuation can give you a multi-bagger kind of return. It is simply not possible that just because a company's top line is growing fast and it's PAT and it's convergent to the cash from the PAT is not good enough, it will not become a, it is not a sustainable, profitable business. So एक famous कहावत है, top line is vanity, bottom line is sanity, and cash is reality. So परफेक्ट। being a chartered ब्रिलियंट। accountant myself, generally, in fact, I have been in my first decade, which was the 2003 to 2008, जिसमें वो particular bull run भी हुआ. I was in fact able to take less advantage compared to somebody like Advait, because being a chartered accountant from finance background, मैंने leveraging ज़्यादा नहीं किया. और दूसरी बात, fundamentals काफ़ी study किए, जिससे in a bull run what happens is after the first couple of years, many times most stocks start looking overvalued. So मेरा उल्टा जर्नी था.
after the 2008 crash and after the recovery in 2009-10, I started realizing that, even if some stock might have a PE of 50 or 60, but if it is growing at a really fast pace, not only that PE is not high from a 2 year forward perspective, the market is generally going to give a premium to quality companies. So आप quality companies को कभी कभी बहुत cheap buy ही नहीं कर सकते हो since their IPO time. So many lessons, and we'll keep on sharing our secrets with you, so called secrets. But Advait, next important part is to understand a bit about your portfolio construction, because I have been a good student of the market for the last 22 years. But Hamesha, from such a huge buffet of 4,000, 5,000 stocks, एक 20, 30, even 40 stocks का portfolio कैसे बनने का और how to be patient has always been a positive challenge. And even today, it's very difficult to, remain within those stocks. But I think on the patience game and the compounding game, reading all your tweets and talking to you, I've realized कि यहाँ पे आपके पास कोई secret sauce है. So please, over to you again. या थैंक्स कौस्तुभ। वेल सीक्रेट सॉस को तो पता नहीं, बट इतनी गलतियां कर चुके हैं लाइफ में कि अपनी गलतियों से सीख सीख के एक फ्रेमवर्क बन गया अभी, जो कुछ हद तक मुझे क्वेश्चन कर देता है मार्केट के वोलेटिलिटी से। और अगेन आई माइट बी साउंडिंग रिपीटेटिव, बट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। एक बहुत अच्छी बुक है मॉर्गन हाउसल की, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो आज ही अमेजोन पे ऑर्डर करके पढ़िएगा। मैं कोई बुक कमीशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे कोई मेरा कोई एफिलिएशन है, बट मैं कह रहा हूँ इतनी प्यारी बुक है ये। मनी मेकिंग मनी इन द मार्केट, ओके, इट्स ऑब्वियसली आपका खुद का पैसा लगा होता है, और आपकी पैसे और आपकी स्किल दोनों साथ में लगती है और वेल्थ क्रिएट होती है, परफेक्टली राइट। But there's a lot to do with your judgment, your mindset, your psychology, your awareness of risk, your awareness of what kind of a decisions you would make when you are slightly under pressure. That's what is so important while investing. Market कभी, जैसे मैंने कहा, लीनियर नहीं जाता है। मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल एक प्रेशर में रखेगा, और उस टाइम पे you just need to make sure that you don't do the disasters or blunders of selling your good equity. Coming back to the idea of portfolio construction, well folks, हमने एक important disclaimer पहले कर दे, मैं और कौस्तुभ की, all the advice that we are giving here is just from self experience. ये बहुत subjective होता है from person to person. What may work for me might not work for you. So आप अपने risk appetite, आपकी risk की जो क्षमता है उसके हिसाब से जाइएगा, and do not take this as a gospel, as a foolproof strategy. I have the right to be wrong, but I have been right more often than wrong. So luckily with my galtiyan, and so I'm giving you just what I do, जो मेरे लिए काम करता है। आई एम इन माई लेट 40s, तो मेरा रिस्क एपेटाइट एक 20 ईयर ओल्ड का अलग होगा, और एक रिस्क एपेटाइट समबडी इन हिज लेट 50s कुड बी डिफरेंट। तो वो सारे होराइजंस देखते हुए व्हाट आई डू, मेरा बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। मैं एक कोर पोर्टफोलियो बनाता हूँ जो कि एक स्टेबिलिटी के लिए होता है। कोर पोर्टफोलियो बीएससी टॉप 100 कंपनीज का होता है। कोर पोर्टफोलियो का जो पार्ट है, जो करीब 20% है, उसका सिंपल काम है, उसको मैं एंकर पोर्टफोलियो कहता हूँ। वो मुझे मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा हो, इट लेट्स मी टू स्लीप वेल। मुझे पता है कि मेरा कोर पोर्टफोलियो हमेशा एंकर करके मेरे लार्जर पोर्टफोलियो को पकड़ के रखेगा। तो बट ये कोई बहुत जबरदस्त रिटर्न्स नहीं देते हैं मार्केट। देखिए आप सेंसेक्स, पीएससी, निफ्टी, मोटा मोटी अगर आप देखें लास्ट कितने सालों से 12 साढ़े 12% सीएजीआर ग्रोथ दे रहे हैं, तो कोर पोर्टफोलियो शायद 13 14 15% देगा, क्योंकि ये बीएससी टॉप 100 के स्टॉक्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा कोर का पार्ट। अब होता है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे पोर्टफोलियो को, अगर 4-5 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, तो एक होता है लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और एक होती है माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स या एसएमईज़ बोल लीजिए। तो आई डू आल्सो लुक एट मिड कैप कंपनीज़, वो करीबन 20-25% मेरा फिर से होता है। तो मोर और लेस मेरा 45% मेरा कोर प्लस मिड कैप पोर्टफोलियो हो जाता है। मिड कैप पोर्टफोलियो इज़ बेसिकली इमर्जिंग लीडर्स, जो थोड़ा ऐसा कुछ कर रहे हैं मिड कैप्स में, जो आगे जाके they would be able to generate returns higher than the mid cap index. I always look at something growing at 15-17% CAGR. That is where my lookout is for. Mid cap, एक वेल्थ बिल्डिंग में मिड कैप एक्सपोजर बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने अगर अल्फा क्रिएट करना है तो थोड़ा सा रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और अल्फा की बात आई तो फिर अगर आपको जबरदस्त अल्फा क्रिएट करना है, तो आपका अल्फा का जो डीजल इंजन है, फुल पावर में चलने वाला, वो होते हैं स्मॉल कैप्स, with a caveat that small caps are extremely risky.
and you gotta again understand आपकी risk profile. But small caps are close to 40% in my portfolio. These are companies with मैं एक filter रखता हूँ, मुझे 1,000 crore plus market cap की companies होनी चाहिए to define it as a small cap. And anything under that is a micro cap or a nano cap for me. But this is just my self criteria. तो स्मॉल कैप्स इज वेयर मेरे को एक अल्फा जनरेट होता है, मेरा मेरा अल्फा लीड स्मॉल कैप करते हैं। तो तो अगर आप देखेंगे कि बड़ा पैसा बोरिंग लार्ज कैप से बन जाता है जो आपका कोर है। बड़ा पैसा इन द टर्म्स के कंपाउंडिंग पैसा, लेकिन जो सेफ पैसा। लेकिन आपको जो बड़ा पैसा बनना है, जो ये पैसा बनना है अल्फा क्रिएट करने वाला, वो स्मॉल कैप्स से ज्यादा फास्टर बन सकता है। इसलिए स्मॉल कैप्स पे एक्सपोजर मेरा ज्यादा है। एंड देन लास्ट 5-6 सालों में स्पेशली मैंने कोविड के बाद आई वुड से मैंने अनलिस्टेड स्पेस और ये जो एसएमई स्टॉक्स है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्लस नैनो कैप्स, इन पे मैंने बेट्स लिए हैं, ऑप्शनल बेट्स लिए हैं मैंने, ऑप्शनैलिटी बेट्स बोलूंगा अगर इफ यूज द राइट वर्ड। इनमें मैंने करीबन 10% एक्सपोजर ऑलमोस्ट आजकल रखता हूं मैं। आई स्टडी अ लॉट ऑफ एसएमईज। बहुत मजा आता है इवन वंस यू स्टडी एसएमईज, क्या नए नए चीजें आ रही हैं मार्केट ट्रेंड्स में, यू गेट टू रियलाइज कि ये प्रोडक्ट्स भी होते हैं मार्केट में। And it increases your horizon of what all niches the market can have and businesses could have. So unlisted or SME space again very exciting. Again, a disclaimer: unlisted space में please be careful कि you look at क्योंकि कंपनी का डाटा बहुत क्लियर नहीं होता है हमारे पास। Look at companies which are pretty stable, नहीं तो you might end up buying companies at a higher price in an unlisted market today, and then they would list at a much lower price, which has happened in the past recently हुआ है ये। तो अगेन रिस्क बढ़ जाता है वहां पे। बट ऑल इन ऑल अगर आप वोलेटिलिटी को देखें अगर, तो लार्ज कैप या कोर पोर्टफोलियो आपका वोलेटिलिटी बहुत अच्छे से झेल जाएगा, इट विल मैनेज इट प्रीटी इजीली। तो उस टाइम पे स्मॉल एंड मिड कैप्स कैन गिव यू अ बिट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। तो इफ यू आर हैप्पी विद दैट, एंड अगेन आई अगेन गो बैक टू सम स्मॉल कैप्स जहाँ पे लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका एलोकेशन बढ़ रहा है किसी स्मॉल कैप कंपनीज पे, बहुत छोटा मार्केट कैप है कंपनी का और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं है, तो यू ऑल्सो हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन इन्वेस्टिंग, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग योर पोर्टफोलियो। बट ऑल इन ऑल मैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स पे एक यूट्यूब सेशन में बता रहा था कि इंडिया के जो बड़े से बड़े मल्टी बैगर्स हुए हैं वो स्मॉल कैप्स थे जो बाद में लार्जर मिड कैप्स बन गए। तो मल्टी बैगर क्या होता है? कंपनी 1,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, उसका 20 गुना बढ़ जाती है, तो इट्स अ 20 बैगर। कैस कितने नाम ध्यान में आते हैं? एक तो हमने हेवल्स देखा, हेवल्स हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, रिलैक्सो हो गया, पिडिलाइट हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया। ये बड़े वाले एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। ये मल्टी बैगर क्यों बने? क्योंकि इनकी री रेटिंग हुई है इनका बिजनेस देखते हुए। जब ये स्मॉल कैप थे तब लोगों की नजर में इतना नहीं आया, इन्होंने ग्रोथ दिखाई और ये 20, 30, 40, 50 बैगर हो गए। बट लार्ज कैप स्टॉक मल्टी बैगर होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज आज एक 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, वो 5 बैगर बनने के लिए वो 5 लाख करोड़ की कंपनी बनाना पड़ेगा उसको, विच इज नॉट इजी। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप इज मैसिव, इट्स बिग। तो आज अगर आप सोचे कि एक इन्फोसिस या एक एसबीआई या फिर एक अल्ट्राटेक सीमेंट या एक टाटा मोटर्स ये 5x हो जाए यहाँ से, तो वो ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है। अनलेस उन्होंने कोई बड़ा एक्विजिशन कर लिया, किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गए, तो वो उनका मार्केट कैप बढ़ जाएगा, या कोई लॉटरी हाथ में लग गई जैसे जोमेटो को लग गई। दे वर अहेड ऑफ द कर्व एंड दे हैड दैट गट्स टू गो एंड गेट इनटू समथिंग सुपर डिसरप्टिव। तो अनलेस दैट हैपेंस, लार्ज कैप्स मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं। हैविंग सेड दैट, लास्ट 10 सालों में कुछ बहुत लार्ज मिड कैप्स ने भी अच्छे 2x 3x 4x रिटर्न्स दिए हैं। सो नेवर से नेवर, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तो ये मेरा मोर और लेस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का था एलोकेशन, जो मैं ब्रीफली शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। बट अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन एवरीवन्स ओन विजडम या कॉस्ट। श्योर श्योर। सो दैट वाज प्रीटी इंसाइटफुल। एंड आई थिंक उसमें एक आपने एक सिस्टम सेट किया है दैट यू स्टार्ट राइट फ्रॉम Nifty 100, then you go to the mid and small caps, and of course with all the experience and exposure you are also now into SMEs. So of course that's या great. सॉरी एक काम कर जस्ट सकते हैं। या जस्ट इंटरप्टिंग आपको, आई फॉरगॉट टू ऐड की द गोल्ड और पीपीएफ वाला एंगल, आई क्विकली ऐड दैट टू। तो ये तो मेरा इक्विटी का एक्सपोजर था इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन, बट एक दो और एसेट क्लासेस हैं जहां पे आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड लुक इनटू इट इन द लॉन्ग रन। एक हो गया, जैसे हम कहते हैं, द इटर्नल हेज, गोल्ड, सोना। तो गोल्ड आल्सो हैज गिवन सम गुड रिटर्न्स लास्ट, हम क्योंकि 20 साल का फिगर्स चेक देख रहे हैं, गोल्ड 2005 में करीब 6,000 रुपए था 10 ग्राम का, और आज वो
आई थिंक 90 के आसपास, मैंने लास्ट तो चेक नहीं किया। बट गोल्ड ने भी 13-13.5% CAGR रिटर्न्स दिए हैं थोड़ा लास्ट 20 साल में, मोर और लेस वेरी क्लोज टू सेंसेक्स। तो गोल्ड ऑल्सो इज अ गुड एरिया टू लुक इन टू। गोल्ड की एक एडवांटेज कॉस्ट तो मुझे दिखते हुए आ रही है अभी, कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी आजकल करा हुआ है धमाल मस्ती, इन्होंने ये सब हरकतों से गोल्ड हैज बिकम इवन मोर पॉपुलर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट रिजर्व बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि द ट्रस्ट ऑन द यूएस डॉलर एंड द ट्रस्ट ऑन यूएस पॉलिसीज इज गोइंग डाउन। यूएस पॉलिसीज एंड यूएस का तो हमको पता ही है, डेट क्या फिगर कहां से कहां पहुंच चुका है। तो यूएस डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एंड मोस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड के पास एक मेजर ऑप्शन बचता है गोल्ड। तो गोल्ड की इंपॉर्टेंस, और गोल्ड हमको उसको हेज की तरफ नहीं देखना है, हमको उसको एक रियल टेंजिबल एसेट देखना है। और वो जैसे से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, गोल्ड आगे जाके, आई एम प्रीटी बुलिश अबाउट गोल्ड, डिस्क्लेमर, आई एम exposed to gold for many years through ETFs mainly, and gold and silver as well. Silver का obviously use case ज्यादा है because it's used in industrials and lot of new age disruptive technologies, especially semiconductors and EVs and solar में भी यूज होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर इन जनरल थोड़ा सा एक्सपोजर 2 से 3 से 4% का आपका पोर्टफोलियो का अच्छा रहता है। एंड देन ऑब्वियसली डेट में अगर हम बात करें, एफडीज की बात करें, तो उस एंगल से अगर हम देखें फिक्स्ड इनकम साइड में, तो नथिंग बीट्स द पीपीएफ एंगल ऑफ इट। कंपाउंडिंग की सुपर पावर है पीपीएफ। अब तो आई थिंक 1.5 लाख की लिमिट है आजकल। तो ये दो एसेट क्लासेस पे भी people who are doing their financial planning should also look at these two also when making their portfolio. Yes, Kaustup. Yeah, thanks. So, listeners, we are going to continue getting into the current market dynamics and how we are applying our 2 decades knowledge to get out of the current, you can say, almost a year of no return at the index level. And of course, various stocks have performed differently based on their fundamentals, the market cycle, the sectoral tailwind, or the hellwind. But एक 5-10 मिनट के लिए let us take a few questions because Advait, I am getting a lot of requests for questions. So let me just invite a few people for questions and then we will continue. Yes. So Vipin, I have made you a speaker. You had raised your request to be a speaker. Yeah, Vipin, you are on mute in case you are talking. Yeah, hi. Actually, Kaustav, I was so lost in listening to Advait and this space, so I wasn't expecting that I'll get the chance to speak. But thanks a lot for providing me this opportunity and this wonderful space. Um, Kaustubh ji and Advait ji, I'm also in starting early 40s. Did my master's from IIM Calcutta, and also I'm a finance enthusiast. Did my RA certification from the NISM, and also run a bull bear mindset community through my profile. But the way जो आपने जिस तरीके से समझाया है ना, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड आई एग्री टू इट 100% बिकॉज द वे यू हैव सेट द माइंडसेट ऑन दिस स्पेस कि किस तरीके से करना है। इसी के ऊपर अद्वैत जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं, मैं आपका एक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहूंगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म जिस पहले जैसे बोलते थे कि लॉन्ग टर्म लेके बैठ गए, सोचना ही नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो लेके बैठ गए हैं। बट राइट नाउ द पैराडिज्म इज शिफ्टिंग, इवन द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म नाउ इट्स नॉट इटर्नल। अभी क्या है कि जिस तरीके से फंडामेंटल्स कभी भी चेंज हो जाते हैं विद इन 2 और 3 years, मतलब कि किसी भी स्टॉक की स्टोरी बदलने में कभी टाइम नहीं लगता है, एंड दे कैन गो डाउन अप टू लाइक 30 or 40%। तो ऐसे सिनेरियो में आप किस तरीके से जज करते हैं आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा फंडामेंटल था, बट 3-4 साल के बाद में अगर उसके फंडामेंटल्स अगर वीक हो रहे हैं एंड दैट स्टॉक इज लाइक 30 to 40% डाउन, तो क्या आप उसको होल्ड करना चाहेंगे या करते हैं? मतलब कि इसके ऊपर जरा अगर आप बता सके तो एक माइंडसेट क्लियर हो जाए। थैंक यू। Yeah, thanks, Vipin ji. ये संजोग की बात बोली है या क्या? I was playing golf the other week and I was playing with a guy who is in his mid 20s, and golf एक लंबा स्पोर्ट है, तो 3-3.5 घंटे आप खेल रहे होते हैं, 4 घंटे।
तो सिमिलर क्वेश्चन वाज रेज्ड, ही नोज दैट आई एम इनटू इक्विटी मार्केट एंड ही आस्क्ड मी, मुझे मेरे फ्रेंड का सन होते हैं वो, तो ही वाज आस्किंग कि अंकल मुझे बताइए आप ये किस तरह से वॉरेन बुफे की आप फिलॉसफीज बात करते थे पहले, पीटर लिंच की एंड ऑल, बट आजकल तो एवरीथिंग इज सो सो फास्ट, सो डिस्ट्रप्टिव। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम कि जो ये फिलॉसफी जो है ना बाय एंड होल्ड की, विपिन जी ये बहुत सही बात आपने बोली, ये 80s 90s 2000 तक में ठीक थी, बाय एंड होल्ड किया और कंपाउंडिंग होती गई। देखिए, आप एक एक ग्लोबल ग्रोथ को देखेंगे अभी कि मल्टी डिकेड कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज आई है जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ। एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल मुझे हमेशा लगता है एचडीएफसी बैंक, 30 साल के आसपास पहले, आई थिंक 95 या 96 में लिस्ट हुआ था, 10 रुपए का शेयर था। ये 25 सालों में आई थिंक, मुझे पता नहीं एचडीएफसी कितने पर है आज, बट 1800 1900 2000 रुपए जो भी है, इट हैज। अद्वैत जी, ये 1300 सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, बट एचडीएफसी का स्टोरी इस तरीके से डाउन हो गया था क्योंकि मैं उसको बहुत ट्रैक करता था। 1300 हाँ जी। 1400 के आसपास में आ गया था अद्वैत जी, और कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता था। मगर जो जो उसने पेटीएम की तरह जो यू टर्न मारा है ना, वापस ही नहीं आ रहा है। हाँ, 1900 तो के देखिए आसपास जो चला गया था जी। पेडिग्री हाई होती है, मतलब 10 रुपए का शेयर अगर 1800 होता है तो यू नो कि क्या कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिया है। भाई साहब, एचडीएफसी बैंक इज अ मार्केट इकोसिस्टम इन इटसेल्फ टुडे। अब आप देखिए, लास्ट 25-30 सालों में सेंसेक्स 14-15% सीएजीआर ग्रोथ दे रहा है। लीडर्स हमको सब पता है, एचडीएफसी के एग्जांपल लिया, एशियन पेंट्स लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, टीसीएस लीजिए, बजाज ग्रुप देख लीजिए। तो लास्ट 10 सालों में अगर एक फिगर देखिए, लास्ट 10 साल लेते हैं, मान लीजिए 2015-16 से लेके आज, लास्ट 10 सालों में निफ्टी में करीबन 30% प्लस स्टॉक्स ऐसे हैं जो एफडी के रिटर्न्स दे रहे हैं। मतलब 1/3 ऑफ निफ्टी के स्टॉक्स, 50 में से 15-16 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न दे पा रहे हैं। इसके बहुत सारे नाम दे सकता हूं मैं आपको, इसमें बहुत सारे वेल्थ डिस्ट्रक्टर्स भी हैं। वोडाफोन आइडिया इज एन परफेक्ट एग्जांपल। ओएनजीसी भी ज्यादा डिविडेंड्स देता रहा, ग्रो नहीं कर पाया। एचपीसीएल बीपीसीएल एग्जांपल है। कोल इंडिया एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट कंपनी, वो भी कुडंट क्रिएट वेल्थ। सो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। अब जो नया ट्रेंड आप बोल रहे हैं ना विपिन जी, इसमें आता है थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग और बहुत ही फास्ट एक्टिव रोटेशन इन सेक्टर्स। एक नया ट्रेंड है ये कोविड के बाद बहुत पिकअप किया है। देखिए, कैपिटल फ्लोज के ऊपर हम लोग डिस्कस करें अगर, कि कैपिटल जाता है जो नियर टर्म अर्निंग विजिबिलिटी जहां दिखती है। लास्ट 4-5 साल में कैपिटल कहां गया है? अगर हम देखें, शिपिंग से लेके, रिन्यूअल से लेके, डिफेंस से लेके, कुछ हद तक स्पेशलिटी केमिकल्स जस्ट आफ्टर कोविड, और अब हल्के हल्के फाइनेंशियल्स में आ रहा है, एंड ऑब्वियसली न्यू एज टेक्नोलॉजीज तो है ही। तो आप अगर, एक मैं किसी से एग्जांपल दे रहा था बीच में कि पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स देखते हैं हम, ये इंडेक्स 10 साल में, मैंने एग्जांपल लिए कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के, जिन्होंने 8-8 साल तक सिर्फ डिविडेंड रिटर्न दिया है। उन 8 सालों में स्टॉक रिटर्न वाज नेग्लिजिबल। बट लास्ट 3 साढ़े 3 साल में क्या हुआ? एनएससी का जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है, 200+% उसने रिटर्न दिया। अच्छा, यही इसी दौरान में मार्केट का सबसे ब्लू चिप, सबसे चहिता सेक्टर आईटी, जिसने क्या वेल्थ क्रिएट करी है, इन्फोसिस और एचसीएल टेक और टीसीएस ने, उसने कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं। पोस्ट कोविड आप रिटर्न्स देखिए, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, कुछ हद तक एलटीआई ग्रुप, एलटीआई माइंट्री, इन सब का एटलीस्ट टॉप 3 टॉप 4 ने, विप्रो, दीज हैव बीन लेगार्ड्स, क्योंकि वो एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है उस टाइम पे। बीएसयू बैंक का एक सेक्टर रोटेशन चल गया, डिफेंस का आया बीच में, वो चल गया। इसलिए जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है, जिस बंदे ने एचयूएल खरीदा हुआ है 5 साल से, जिस बंदे ने नेस्ले खरीदा हुआ 5 साल से, वो बंदा बोलेगा मेरे तो रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। रिटर्न्स बाकी सब जगह बन रहे हैं, बट एचपीसीएल, आईओसीएल, इनके रिटर्न्स नहीं बन रहे। डिफेंस वाले डबल हो गए, रिन्यूएबल्स वाले डबल हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स ट्रिपल हो गए, अब फार्मा भी चल रहा था बीच में। तो एक सेक्टर, ये जो साइकिल है ना, ये शॉर्ट हो गई है, इसलिए सेक्टर पकड़ना बहुत जरूरी है। पुराना एग्जांपल लेते हैं, वी ऑल नो, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा आपके एमबीए में, और चर्चा होती है, कोडैक एंड नोकिया के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये जायंट्स थे अपनी फील्ड में, और आज टॉप 5 टॉप 7 में भी नहीं आते। इनफैक्ट कोडैक की तो टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है पूरी। तो इंडिया में ऐसे कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक जमाने में द स्टार आइड बॉयज, द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द मार्केट थे। येस बैंक का एग्जांपल लीजिए, डिस्ट्रॉय करी वेल्थ। डीएचएफएल, राकेश झुनझुनवाला, लेजेंडरी इन्वेस्टर ने भी डीएचएफएल में गलती करी इन्वेस्ट करके। तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफी जगहों पे हुआ है, साइकिल्स डिस्टर्ब हुई हैं, और साइकिल्स बहुत शॉर्टर हो गई हैं। अब दूसरी एक चीज देखिए विपिन जी, की लास्ट 3-4 सालों में, लास्ट लेट्स से जीएसटी के बाद से, या डीमोनेटाइजेशन के बाद से, कितनी सारी चेंजेस गवर्नमेंट लाई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एंड इसका फायदा हमको शेयर मार्केट में मिला है। लेकिन ये जो
सेक्टर के फॉर्च्यून्स चेंज होते हैं। ये जो एक ज़माने में 2-3 साल में एक बार कुछ नया कुछ आता था सेक्टर्स के लिए, आजकल ये 15 दिन 2 महीने में आ जाता है। 5 साल पहले ईएमएस वर्ड शायद ही किसी को पता हो कोविड के टाइम पे। और आज आई थिंक 20% से ज़्यादा एप्पल के फ़ोन इंडिया में बनते हैं। इसको कहते हैं एक फॉर्च्यून्स चेंज होना। बिकॉज़ गवर्नमेंट की सही पॉलिसी लाए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ईज़ी करे, हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है इंडिया का वो तो है ही, और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे इंडिया इज़ रेडी टू सप्लाई। तो ऐसी चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो रही हैं। और एज़ आई ऑलवेज़ से कैपिटल है जो रोकड़ा है, वो चेज़ करता है मोमेंटम। जहाँ तेज़ी है, वहाँ कैपिटल जाएगा। कैपिटल डज़न्ट वांट टू सिट आइडल, कैपिटल वांट्स टू गेन। और इसीलिए आज नई-नई चीज़ें सुनने को मिल रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग मुझे कोई बात कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो नई चीज़ें आ रही हैं। एंड अपॉर्च्युनिटीज़ जो पहले 15-20 साल की थी, आज 2 से 3 से 4 साल की हो गई हैं। तो यू हैव राइटली मेंशन्ड बाय एंड होल्ड कुछ हद तक अब वैलिड नहीं रहता। हैविंग सेड दैट, कुछ अच्छे स्टॉक्स हों आपके पास तो आप उसको लंबा रख सकते हैं। आज भी ऐसे स्टॉक्स मार्केट में मिलेंगे कि आपने अगर रखे हैं और अगले 10 साल तक आप देखेंगे भई ये इस ग्रोथ 15% 12% की ग्रोथ चलती रहेगी, इसमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको बहुत आराम से। बट या जो मोमेंटम चेजिंग है वो ज़्यादा अल्फा क्रिएट कर रहे हैं। सो आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। Yeah, thanks, Advait. And a couple of points from my side. See, what we have seen over the last few decades is, every market evolves. जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होती है, इंडिया हैज गॉन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू मोर फास्ट डेवलपिंग कंट्री. आज भी देर आर पैरामीटर्स वेयर वी कैनॉट बी कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री, बट वी आर सर्टनली इन द अपर एचेलॉन्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री. ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि व्हाट यूज्ड टू हैपन इन अ डिकेड इन बिजनेस इज हैपनिंग इन अ ईयर. एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, as Advait mentioned, in the last 5-6 years, or maybe in the last 7-8 years max, new sectors have come up which were not sectors earlier. Okay, कि जैसे PSU banks was, I don't remember being an investable sector in during my investing days up to say 15 years back. डिफेंस जैसे कोई सेक्टर था ही नहीं. रेलवेज तो वो एक बजट के टाइम पे पता चलता था कि इतने लाख करोड़ रेलवेज में गए हैं, और कहाँ गए बाद में शायद पता भी नहीं चलता था, कंडीशन वैसे ही रहती थी. कहने की बात यह है कि other than the speed that our economy has picked up, the size that it is becoming, another important thing to remember is, buy and hold forever and buy and sit tight. According to me, my personal experience is a myth. Okay, इसमें एक सर्वाइवरशिप बायस रहता है कि जैसे राकेश झुनझुनवाला ने 2 रुपए में टाइटन खरीदा था, एंड देन इफ यू एडजस्ट द बोनस एंड स्प्लिट, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए पर शेयर के वैल्यू तक उसको होल्ड किया. नाउ दिस हैपन्स वंस इन अ टाइम, बट if you hear his interviews also, you will realize that he was a ferocious trader and an investor, and rarely he rode a company for 10-15 years. Okay, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि as Advait was mentioning, capital has to go where there is an opportunity. There has to be an opportunity cost of capital always linked to equity, because this is a risk on asset class, unlike an FD or a PPF or a bond. Okay, यहाँ पे रिस्क हम ले रहे हैं. So क्या पता आपको कि आपने सपोज 4 से 5 साल तक एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको लगा बहुत अच्छी कंपनी है, और 6th ईयर में either the company business goes for a toss or some government regulation comes, and the company which was didn't do anything for 5 years didn't do anything in the next 5 years also. Also it happens that मार्केट साइकिल रहता है वैसे सेक्टर साइकिल रहता है, और कंपनी का बिजनेस साइकिल रहता है. सो कंपनीज का कभी भी ऐसा बिजनेस साइकिल नहीं रहता कि 20 साल तक दे आर बूमिंग. I have worked in corporate for a few years. I have been a CFO also. So in my experience, I have seen that every year is different, every month is also different, even for the same business. So ये point ध्यान में रखते हुए, my summary for my investing is, and nobody needs to really follow it as it is कि always have got to be opportunistic. जब एक कंपनी का टर्न अराउंड चल रहा है, जब एक सेक्टर को हेडविंड से टेलविंड में जा रहा है, जब मार्जिन एक्सपेंशन और पी रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है, उसी टाइम पे हमको उस कंपनी में जाना चाहिए. काफी बार ये राइड 3 से 5 साल भी हो सकती है, कभी 2 साल भी हो सकती है. एंड देन इफ यू आर अ गुड रिसर्चर, you will be able to understand that when the margins are peaking out, when the cash flows to profit after tax is peaking out. और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है कि उनके पास जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती है या काफी सारी बातें आती है, तब तक ऑलरेडी वो पीक पे रहता है. जो कंपनी है उसका प्राइस है, उसका मार्जिन है, और तभी शायद बड़े लोग उसको बेच के एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं. उस टाइप पे रिटेल के लिए रिपोर्ट्स आते हैं जो जनरली डू हेल्प द बिग मनी और स्मार्ट मनी टू एग्जिट. तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जस्ट बिकॉज वी फील दैट अ कंपनीज मार्जिन इज हाई
just because we feel that a sector is doing well, that may not be the opportune time to enter. It's all about being opportunistic. So this was my two bits. Now I think I'll take one more question. My only request is to the speaker is, please be quick in your question. Leave some time for the answer, and we will try to be short, and we'll certainly go ahead with the rest of the discussion after this particular question. So I had made speaker, but I guess he's not here. हेलो हाँ सर गुड इवनिंग एडवर्ड जी Yeah, good Yes, evening. Anand. Nice and clear. We can hear सर you, मैं Anand. एक हाँ सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल 5 साल के व्यू के हिसाब से लेना चाहिए लेकिन मैं अभी जैसे देखता हूँ कि जो आपने कहा पोस्ट कोविड के बाद वाले तो वो मैं पोस्ट कोविड के पहले वाले जो पुराने इन्वेस्टर सुनता हूँ मैं हमेशा CNBC पर इन सब पे उनके इंटरव्यू सुनते रहता हूँ उनका तो अभी भी यही सोचना है कि भाई आप कोई अच्छे बिजनेसेस लेकर 5 साल 10 साल के लिए आप बैठो और पोस्ट कोविड के बाद जो आए हैं मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनका ये व्यू रहता है कि आप पोर्टफोलियो को रिसफल करो मतलब कैश फ्लो के हिसाब से देखो टेलविंड और हेडविंड के हिसाब से देखो तो सर अपना अपना एक व्यू होता है ये जस्ट मैं देना चाहता हूँ मेरा पूछना तो ये है मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे सर कि जैसे दो व्यू चलते हैं सर एक बाय एट एनी प्राइस एंड एक वैल्यू एट रीजनेबल प्राइस तो मैं एडवर्ड सर आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी आजकल देख रहे हैं कि जो बाय एट एनी प्राइस उनका ये लॉजिक रहता है कि भाई जो भी टेलविंड वाले सेक्टर है सेमीकंडक्टर है इसमें हाई ग्रोथ है तो यहाँ आप यदि आप बाय आप उसकी वैल्यूएशन आप देखेंगे तो आप हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद मिस कर जाएंगे और आपको लगेगा उस समय जो वैल्यूएशन था उस पर मैं ले लिया होता तो ठीक रहता है और दूसरा लोग तबका देखते हैं कि जो है कि नहीं यदि आप हाई वैल्यूएशन पे लोगे तो कभी भी मार्केट में यदि मार्केट की उम्मीद के हिसाब से उसमें ग्रोथ नहीं आता है तो उसमें लोअर सर्किट भी लग जाता है 20-20% डाउन हो जाते हैं तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली आज के एटमोसफियर में आज के वातावरण में बहुत सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स उभर के आए हैं तो कौन सा अप्रोच सही रहेगा Yeah, nice question, Anand जी. Buy at any price बाप का जो कंसेप्ट आया था ये कुछ हद तक सौरभ मुखर्जी की याद दिलाता है मार्सिडस वाले. Not that he's wrong in his approach. In many ways, he has a good track record. But problem है कि जब आप एक क्वालिटी कंपाउंडर को किसी भी प्राइस पे लेने जाते हैं आप और वो हाई प्राइस्ड है, फॉर एग्जांपल HUL या एशियन पेंट्स या नेस्ले या HDFC बैंक, ये स्टॉक्स पेज इंडस्ट्री भी डाल दीजिए, मार्सेलस का एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये 60 70 80 के पीई पे होते हैं और ये किसी भी रीजन से अपनी जो अर्निंग की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है 20-25% वाली या 15-18-20% वाली, उससे थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा भी उसमें से अगर चेंज आता है, थोड़ा नीचे आते हैं. एशियन पेंट्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने. HUL ये 5% की वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से क्या होगा? व्हाई डू वी गिव यू अ 70 का पीई टू HUL जब आप हार्डली आपकी सेल्स ग्रोथ 3 से 5% कर रहे हैं. लकीली HUL ने कुछ अच्छे एक्विजिशंस करे हैं लास्ट 1-1.5 साल में, तो ग्रोथ वापस आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड. बट बाई एट एनी प्राइस में एक मेजर रिस्क है कि अगर अर्निंग्स में स्लो डाउन आया, मल्टीपल्स इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएंगे. न्यू एज बिजनेस में देखिए, रीसेंट एग्जांपल PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, Yes. अर्निंग्स में थोड़ा डाउन आया और मार्केट ने उसको 30-40% 3 दिन में तोड़ दिया. अनदर एग्जांपल TCS कंपाउंडिंग करते 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 बिकम सच अ ग्रेट मल्टी बैगर. मतलब इतनी जबरदस्त कंपनी, लास्ट 3-4 साल से अर्निंग्स में स्लो डाउन आ रहा है. वो बाप बी डबल एपी बाप का एग्जांपल नहीं है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि मार्केट जब एक्सपेक्ट करता है एक अच्छी 15% प्लस ग्रोथ और वो नहीं आती है, तो मार्केट उसको वो वैल्यूएशन नहीं देता है. इसलिए बाप नहीं रहता है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन. बाई एट एनी प्राइस में आप कई बार 5-7 साल फंसे फंसे रह सकते हैं. Multiple examples you can look into this. Page industry is a good example there. जबकि आपने जो पूछा वैल्यू, बाइंग एट वैल्यू और वैल्यू एट एनी प्राइस, ये एक ऑपोजिट ट्रैप है. इसमें भी एक प्रॉब्लम है. जो स्टॉक्स चीप लगते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, जैसे आप एग्जांपल देखिए, PSU बैंक्स कुछ चीप लगते हैं, कुछ मेटल कंपनीज चीप लगते हैं. पुराने जमाने में काफी ऐसे स्टॉक्स थे, कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स भी, जो चीप लगते थे. बट अल्टीमेटली उनका बिजनेस ही स्ट्रक्चरली वीक था. उनके पास ऐसा कोई मोट ही नहीं था कि इन्वेस्टर्स उनको अच्छा वैल्यूएशन दें. तो कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो लो पीई मल्टीपल पे थे और लो पीई मल्टीपल पर ही रह गए. पैकेजिंग कंपनी के नाम ले सकता हूं मैं, शुगर कंपनी के नाम ले सकता हूं, छोटी सीमेंट कंपनी के नाम ले सकते हैं हम, पेपर स्टॉक्स ले सकते हैं, कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स, एल्यूमिनियम स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, माइनिंग स्टॉक्स.
तो एक ग्रोथ नहीं आ रही है, लो पीई ही रह गया। तो अ लॉट ऑफ अगर आप एक हाई पीई ले रहे हैं कंपनी, तो इमीडिएटली नेक्स्ट पैरामीटर चेक करिए पीईजी। बहुत सिंपल तरीका है, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। अगर एक कंपनी का पीई 20 का है और वो 10% पे ग्रो कर रही है, तो उसका पीईजी 2 हो गया। तो इस तरह से आप पीईजी चेक कर सकते हैं। इसलिए आपकी एज क्या है? आप किस तरह से अलग तरीके से सोच सकते हैं कि या दोनों जो एक्सट्रीम्स आप बात कर रहे हैं, बाय एट एनी प्राइस एंड बाइंग एट वैल्यू और वैल्यू एट द करंट प्राइस। तो आप क्वालिटी को कोई भी प्राइस से बाई करिए या फिर वैल्यू को ये सोचते हैं कि उसमें वैल्यू है, चीप लग रहा है, वो बाई करें। उन दोनों का बीच का एक तरीका लीजिए, बेस्ट रिटर्न्स वहीं बन सकते हैं। और इसमें एक मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल की मैनेजमेंट इंटरव्यूज में रामदेव जी ने भी बोला है कि क्वालिटी सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। सो मे बी यू लुक एट क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। अच्छी क्वालिटी हो और प्राइस रीजनेबल हो। डिफिकल्ट है निकालना थोड़ा सा आपको डीप डिगिंग करनी पड़ेगी, बट हाँ, क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस में मैं ज्यादा उस पे निर्भर करूंगा। Yeah, thanks Advait for a very clear answer now. And over to Ravi, the next person अद्वैत who has सर, raised his hand. गुड इवनिंग सर। मुझे मुझे मैंने आपसे 2-3 बार पीजीईएल के लिए ही आपको मैंने किया था, डिस्टर्ब भी किया था, डीएम किया था। लेकिन सर अब मेरा भी फोकस 2008 से है मार्केट में। मैं भी सब ब्रोकिंग सब ब्रोकर हूँ। तो मेरे क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस में भी अभी क्या है कि सब मिड कैप्स में इस तरह से फंसे हुए हैं कि भाई बाहर नहीं निकल पा रहे। कि जैसे आपने पहले बताया कि 20, 30, 40% स्टॉक्स डाउन है, 90% है क्लाइंट के पास मिड कैप ही है। अब यहाँ से सर चुनिंदा मिड कैप जो आप ट्विटर पे शेयर कर रहे हो, मैं आपको 100% फॉलो कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जैसे आपने किया था अभी आपने 3 to 5 years के लिए भी आईटीडी सीमेंटेशन को खमीन्स एंड वॉट एवर जितने भी किए थे सर, मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया ऑन। अब सर मेरे को ये जानना है सर, टू नेक्स्ट 5 years, 4 to 5 years सर, लार्ज कैप इज बेटर और स्मॉल मिड कैप इज बेटर फॉर अर्निंग, क्योंकि क्लाइंट्स को पैसे बना के देने हैं सर। और मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें टाइटन है, लार्सन है। जैसे अभी आपने किया था, लार्सन इज नाउ री रेटिंग एंड टाइटन रिजल्ट गुड। मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा सर। मैं अब पहले ऐसा था कि भाई हम जस्ट वो बैंक का रिजल्ट आता था तो प्रॉफिट लॉस देख लेते थे कि भाई प्रीवियस ईयर या इतना आता था और इस ईयर ये आया। अब इसमें सब मिक्स आता है तो सब पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट कैसा है। तो सर इसके हिसाब से मेरे को ये भी पूछना है कि सर हम रिजल्ट को कैसे पहचाने। या सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। वैलिड क्वेश्चन है रवि भाई आपका। आई एग्री कि अगले 5 साल के लिए हम लार्ज कैप को देखें या मिड एंड स्मॉल कैप को देखें। बट जैसे मैं अब एक पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट की बात कर रहा था कि आप स्पेसिफिकली एक ही कैप के ऊपर नहीं कर सकते हैं पूरा, क्योंकि आपको थोड़ी कोर स्ट्रेंथ भी चाहिए। आपको जैसे एंकर की बात करें, हमारे पोर्टफोलियो का एंकर क्या है? तो आपको कुछ हद तक लार्ज कैप्स रखने चाहिए। अनलेस आपके पास लार्ज कैप ईटीएफ्स, मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पड़े हों या ईटीएफ पड़ी हो आपके पास कोई, तो ठीक है। मगर अगर स्टॉक्स डायरेक्ट में आपके पास लार्ज कैप्स नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक्सेसिव रिस्क हो जाती है। हर साल सेक्टर में आप देखेंगे रिटर्न्स, कुछ साल लार्ज कैप अच्छे करते हैं, कुछ साल मिड कैप, कुछ साल स्मॉल कैप। तो आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस चाहिए। आपको थोड़ा सा बफर करना है अपने पोर्टफोलियो को विद वोलेटिलिटी। तो आपको सब एरियाज में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। गोइंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा-सा लार्ज और सॉरी मिड एंड स्मॉल कैप्स पे ज़्यादा बुलिश हूँ। कुछ हद तक के जो सेक्युलर विनर्स निकल के आ रहे हैं मिड कैप्स में, जहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है, वो मिड कैप्स मुझे बढ़िया दिख रहे हैं। अम, अल्फा क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप्स बहुत ज़रूरी है, रिस्क बढ़ जाती है नो डाउट। एंड अर्निंग्स काफ़ी अप एंड डाउन होती है स्मॉल कैप्स की। तो हर सेक्टर, हर स्टॉक को आपको क्वार्टरली चेक करना पड़ेगा। तो अगेन आपके पास टाइम कितना है, हाउ मच एफर्ट एंड टाइम कैन यू पुट इनटू दिस। इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट, मैं सजेस्ट करूंगा इन्वेस्टर शुड एक आध दो अच्छी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, एक मल्टी कैप ले लीजिए और एक मिड एंड स्मॉल कैप ले लीजिए। 3-4 अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए। बहुत आपको थीमेटिक एक्सपोजर कोई अच्छा लग रहा है तो एक आपने थीमेटिक फंड ले ली, हाई रिस्क होता है उसमें थोड़ा। 4 या 5 अच्छे म्यूचुअल फंड ले लिए,
आप उसी में पूरे मार्केट के सारे पैरामीटर्स, सारे कैप्स को एक्सपोज़र ले लेते हैं। अब मिड एंड स्मॉल कैप्स में होता क्या है कि ग्रोथ इंजिन्स तो हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स के पास। इनके पास एक एक वेल्थ क्रिएशन का जो तरीका है कि ये लोग सुपर हाई स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। यस, बेस भी छोटा होता है, बट रिस्क भी होता है इनके पास। तो मैं कई बार ये चीज़ में देखता हूँ कि कई बार आप फ्यूचर के जो लार्ज कैप्स देख रहे हैं, जैसे मैं ईएमएस स्पेस का एग्जांपल लूँगा या रिन्यूएबल्स पे जाएँगे हम, कि आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जैसे एग्जांपल लिया आपने, व्हाई केन्स एंड डिक्सन आर अ सेफर बेट देन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्योंकि इनका स्केल बहुत बड़ा हो चुका है, इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत बड़ी है। तो कल जाके ईएमएस में किसी एक चीज पे डिसरप्शन आया तो केन्स एंड डिक्सन संभाल लेंगे। डिसरप्शन या डाउन ट्रेंड कभी भी आ सकता है, लेकिन एवेलॉन या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी प्रोडक्ट रेंज छोटी है और किसी एक जगह पे कुछ इश्यू आ गया तो इनकी कोई ऐसी प्रोडक्ट जो 20% कंट्रीब्यूट करती है सेल्स या प्रॉफिट को, तो थोड़ा-सा बढ़ सकता है इनका पेन। इसीलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की कमेंट्री कमेंट्री ऐसे बहुत बुरी नहीं थी, बट रिजल्ट्स बहुत बुरे थे। बट ईएमएस स्पेस देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप में आप अगर सब सेक्टर, जो भी सब सेक्टर पकड़ रहे हैं आप, उसका आप अगर टॉप 3 प्लेयर्स में कंसंट्रेट कर पाएँ, जो कि ऑब्वियसली पहला 1 या 2 प्लेयर लार्ज और लार्जर साइज़ मिड कैप होंगे शायद, बट 3rd या 4th या 5th प्लेयर एक स्मॉल कैप हो सकता है। तो वहाँ पे आप देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ पे मिल रही है, क्वालिटी एट एनी प्राइस हम बात करते हैं, क्वालिटी एट सॉरी रीज़नेबल प्राइस। तो वो जगह आपको देगी, बट अगेन लार्ज कैप स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए है। वोलेटिलिटी जब बढ़ जाती है तो लिक्विड रहते हैं, रिस्क लो है। इन सब की एक अगर आप देखें, एफआईएस का पैसा जब इंडिया आता है तो पहले ही लार्ज कैप में जाता है, तो यू ऑल्सो नो कि लॉन्ग टर्म मनी यहाँ पे आना चाहिए। यस, ये मल्टीबैगर नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी वेल्थ को छोटा छोटा धीरे धीरे स्टेडी कंपाउंडिंग चाहिए, और आपको वेल्थ को प्रिजर्व भी करना है, लिक्विड भी रहना है, तो लार्ज कैप्स ठीक है। और फिर अगेन आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके जो पीपल हु आस्क फॉर आंसर्स ऑन मिड एंड स्मॉल कैप क्या करें आगे जाके, कि आगे अगले 4-5 सालों में 15-18% की ग्रोथ क्या कुछ लार्ज कैप्स दे सकते हैं, तो स्टिक टू लार्ज कैप्स। अदरवाइज आप अब यू लुकिंग एट 15% प्लस ग्रोथ, देन मिड एंड स्मॉल कैप्स कुड बी द आइडिया, बट ऑल्सो यू हैव टू लुक एट की वैल्यूएशंस क्या है, कुछ वैल्यूएशंस कहीं पे स्ट्रेच्ड हैं, सो यू गॉट टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। या Yeah, thanks, Advait. And I'll take a minute now to tell you all about a bit about Alpha Wealth. So, Alpha Wealth Avenues is a LLP. I am a SEBI certified research analyst personally, and we are taking the company into the SEBI RA registration, knowing all the pros and cons. So, please treat that any discussion over here is not an investment advice. All this discussion is to educate you, and for educating you in a SEBI compliant way, we are doing various things. One is we have a YouTube channel where we analyze sector stocks, and you can refer to it in the Twitter profile. We have a Substack where we put regularly newsletters that can also be accessed. More importantly, we are also doing live webinars on sectors. We did a big webinar on the power sector across 2 Saturdays, 4 hours each, right from power generation to TND to BESS and everything involved. It met with a very, very good response from our Twitter community. So, we would like to tell you that it is our job to educate you about what is research, how to go about it. आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि rather than going for stock names on Twitter, rather than looking at charts only, start understanding what is research. You may or may not have the time and inclination to do it yourself, but start distinguishing between what is poor research and what is good research. We are going to go all out in this. Just completed 3 years, and we plan to do it for the next 20, 30 years. So, with that, let's continue with Advait and a more free flowing discussion. Thanks for all those who asked relevant questions. I hope you were able to add to your knowledge. So, Advait, now let's come to the here and now. We have already covered a long journey in the last hour or so. So, Advait, now what we see is that first of all, सबकी जो अभी प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट 1 साल से ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे मार्केट लेवल पे पैसा ज़्यादा बना नहीं है. इनफैक्ट काफ़ी लोग का अभी भी पोर्टफोलियो रेड में है. Lot of people have tried a lot of churn who generally don't do a lot of churn, who are investors, and वो churn से भी ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा एक जोक चल रहा है कि जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है वो पिट रहा है, और जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो तो जीरो तक भी जा सकता है. So on this background and the geopolitical uncertainties,
what the US president's flip-flops. Flip-flop मतलब मैं ये बोलूंगा कि अप्रैल में ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज द बेस्ट फ्रेंड. इंडिया को कभी 10% के ऊपर टैरिफ सोच ही नहीं सकते. ऊपर से इंडिया का इकोनॉमी में हार्डली 2% constitutes the exports to the US, so everything is insulated. And then suddenly it became 25%, 50% for reasons which were nowhere linked to India and US relations or the trade. It was more related to the Russian import of oil by India. और अभी एक अलास्का में जब इनकी मीट होती है, तो सडनली उस अलास्का के मीट में जहाँ पे इंडिया प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे यूक्रेन डिस्कस हो रहा है, वहां पे बात होती है कि अभी जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे मुझे ज्यादा नाराजगी नहीं है. और ऑन टॉप ऑफ दैट, द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स. सो NSE 500 certainly had a very very slow profit growth over the last 1 year for a host of reasons that we have covered in our Alpha Wealth literature. But again, Q1 results which are almost through now, दे आर अगेन टेपिड. मतलब शायद Q4 Q3 से थोड़े बेटर है, लेकिन अगेन वी आर स्टिल इन सिंगल डिजिट्स एंड द एनिमल स्पिरिट्स आर नॉट येट बैक. सो दिस कैन बी अ होस्ट ऑफ इश्यूज दैट आई हैव इन माइंड. सो लाइक टू हैव योर व्यूज फर्स्ट and then I will also chip in a bit, as time permits. Please go ahead, Advait. या वैलिड पॉइंट, मल्टीपल थिंग्स लाइंड अप हियर. अब अगर हम पहली बात तो टैरिफ्स पे बात करें, बट बिफोर टैरिफ लेट्स लुक कि इंडिया आज 2025 में इंडिया मार्केट ठीक चल रहा है. अगर आप देखें एक साल से कोई रिटर्न नहीं आए हैं, बट 25,000 के आसपास निफ्टी है, सेंसेक्स 83,500 के आसपास सेंसेक्स आ रहा है. जीएसटी के जो रिफॉर्म्स थे 5-6-7 साल पहले जो आए थे, वो हल्के हल्के हमको शो कर रहे हैं कितना अच्छा एक हमको मोमेंटम दिया ग्रोथ का. अब जीएसटी में ट्वीक आया है, उसकी भी बात करेंगे हम. डोमेस्टिक लिक्विडिटी अच्छी है, डीआईएस के पास काफी पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स का, मतलब रिटेल शेयर होल्डर्स आर डूइंग एडिंग टू द दिस थिंग. और एसएनपी की जो रेटिंग अपग्रेड्स आ रही है टाइम टू टाइम, वो बड़ा अच्छा इंडिया के लिए एक टेलविंड हो गया है. आप देखेंगे कि एमएससीआई इंडेक्स जो है कोविड के बाद से कौस्तुभ, एमएससीआई इंडेक्स ने करीबन 150% रिटर्न दिया है यूएस टर्म्स में. उसी टाइम पे जनरल ग्लोबल इक्विटीज ने 95% के आसपास रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में. और इमर्जिंग मार्केट्स, यू बी सरप्राइज, इज अंडर 40%. तो इंडिया, एज ऑब्वियसली इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट, दो इट इज एज यू सेड डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रही है, बट 150% यूएस टर्म्स में रिटर्न देना लास्ट 5 साल में इज प्रीटी गुड. और इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड ये जानते हैं, और हम तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि एक कंपाउंडिंग स्टोरी जो इंडिया की है ना, ये अगले 5-7-10 साल तक आराम से चलने वाली है. दिस इज इंडियाज डेकेड. अब करंट इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हैं. ये जो रिजिक आया ना जीएसटी में, ये जो 2 रेट करने की बात हो रही है 5 से 18%, 5 एंड 18% वाला, ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये करीबन 0.7% जीडीपी को ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग. ऑब्वियसली बिग विनर्स आज ही समझ आ गया था हमको सुबह, ऑटो और एफएमसीजी, ये 2 एरियाज मेजर विनर्स होंगे यहाँ पे. जीडीपी ग्रोथ पे आए अगर, तो 6.8% था फिगर FY25 का. जो मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की टॉप 10 टॉप 15 में, उसमें ऑब्वियसली नंबर 1 है इंडिया. और आईएमएफ कहता है कि इंडिया करीबन $5.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है अगले 3 सालों में, 2027 आई थिंक दे मेंशन्ड, which would mean let us say even 2028 में भी हो इंडिया, तो इंडिया would overtake जापान by then. तो ये आता है इंडिया कहाँ स्टैंड करती है. वापस अब इन्फ्लेशन पे, आई एम सो सरप्राइज टू सी कि इंडिया में इन्फ्लेशन सीपीआई इज डाउन टू 4.2-4.3%. कैन यू इमेजिन इंडिया में इन्फ्लेशन इतना कम हो रहा है. एक जमाने में बोलते थे इन्फ्लेशन की वजह से सरकारें गिर जाती हैं, टूट जाती हैं. आज इन्फ्लेशन इतने अच्छे से कंट्रोल में आया. आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल. आपका और मेरा इन्फ्लेशन कौस्तुभ और काफी इन्वेस्टर्स का इन्फ्लेशन अलग होता है. हम बात कर रहे हैं सीपीआई नंबर की. हमारा इन्फ्लेशन 10-15% हो सकता है क्योंकि उसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आ जाता है, बट ऑन पेपर इन्फ्लेशन 5% से नीचे है, लेस देन 5%. बैंक के रेट्स आते हैं, ये एक और एक टेलविंड मिल सकता है हमको, एक ड्राइवर है एक बहुत बड़ा. रेपो है 6.25% पे, इफ आई एम करेक्ट. और ये इन्फ्लेशन डाउन होने की वजह से, बिकॉज इन्फ्लेशन इज सॉफ्ट, 2026 में रेपो रेट और कम हो जाएगा. अगेन यू कैन सी क्या इंपैक्ट आएगा इस पे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग लो हो जाएगी. अब इन सबको देखते हुए एक मेजर चीज जो आगे जाके आनी चाहिए, फ्लोज, एफआईआईज के फ्लोज. ये एफआईआईज हैव बीन नेट सेलर्स अभी तक. इस साल में भी एफआईआईज, मुझे एग्जैक्ट फिगर देखना पड़ेगा, बट लास्ट चेक आई डिड वाज 30,000 करोड़ के ऊपर का एफआईआई की सेलिंग थी, आई थिंक टिल जुलाई, मिड जुलाई का मेरा फर्स्ट जो डाटा था. बट अब अगस्त में, आज की तारीख में, दे हैव बीन नेट बायर्स. 14-15 दिन में दे हैव बीन बायर्स. 12-14 हजार करोड़ का इन्फ्लोज आ चुके हैं. डीआईएस तो हम जानते ही हैं, कंटिन्यूअसली ईयर टू ईयर नेट बायर्स रहे हैं. अब इस साल भी
आई थिंक 1 लाख करोड़ 1 लाख 10,000 करोड़ के ऊपर ईयर टू डेट DIs ने बाइंग करी हुई है। SIPs आप देखिए 20,000 करोड़ के ऊपर की मंथली SIP है इंडिया में। व्हाट डज दैट गिव यू द पिक्चर गोइंग फॉरवर्ड कि रिफॉर्म्स हैं, ग्रोथ है। रिफॉर्म्स में बात करूं जो रिजिक आया है GST का, उसकी बात कर रहा हूं। GDP ग्रोथ ठीक चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रेपो रेट्स डाउन होने वाले हैं, FI के फ्लोज शुरू हो चुके हैं इस साल के लिए, DIs के फ्लोज बहुत फास्ट हैं। इससे हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे जाने की क्षमता कम रखता है। मार्केट मे नॉट गो इनटू एनी मेजर डिप फ्रॉम हियर ऑन। जो डिप दी है 5-6% की, वो अच्छी है, शायद थोड़ी और हो सकती है फॉर ग्लोबल रीजंस, स्पेशली द टैरिफ साइड ऑफ इट। बट मार्केट ने लास्ट 1 साल में कौस्तुभ काफी अच्छा बेस बनाया है। निफ्टी का रिटर्न मेरे ख्याल से 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2025 का अगर देखें तो शायद 1 या 1.5% है। मिड कैप शायद 3 या 4% है, एंड सेम विद स्मॉल कैप। तो मार्केट ने एक बेस बनाया लास्ट 12 महीनों में। अब ये बेस बनने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि यहां से मार्केट जो एक्सपेंसिव लग रहा था 12 महीने पहले, आज मार्केट चीप तो नहीं बोलूंगा बट रीजनेबली प्राइस तक हम बोल सकते हैं मार्केट है। मार्केट इज नॉट ओवरली एक्सपेंसिव। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 20.5 टाइम्स FY26 अर्निंग्स एक्सपेक्टेड। अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है अर्निंग्स में तो 20.8 टाइम्स हो जाएगा, 21 टाइम्स हो जाएगा FY26 अर्निंग्स, विच इज यस इट्स ऑन द हायर साइड। 18-19 एक अच्छा वैल्यू जोन मिलता है हमको, बट स्टिल वी हैव टू लुक एट कि इंडिया में ग्रोथ पिकअप हो रही है। सो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जाते हैं हम FY27 पे। इंडिया कुड बी ट्रेडिंग एट क्लोज टू 18.5 19 टाइम्स FY27 अर्निंग्स। अगर और थोड़ा सा बेस लंबा खिंच जाता है, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो लेट्स से 19 टाइम्स या 19.5 टाइम्स FY27 अर्निंग्स। अगेन वी आर नॉट extremely expensive at these values. So all in all, India as of now मुझे किसी एंगल से महंगा नहीं लग रहा है। अगर आपका विजन 3 से 5 साल का है, सेक्टर्स आप सही पकड़ रहे हैं, इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन को पता है, इंडिया चाइना और कोरिया और अदर कंट्रीज की तरह एक्सपोर्ट्स पे रिलाई नहीं करता है। हमारा 60 to 65% कंजम्पशन डोमेस्टिक है हमारी इकोनॉमी में। GST रिफॉर्म्स ठीक चल रहे हैं। इंफ्रा स्पेंडिंग अनदर वेरी गुड आइडिया। इंफ्रा स्पेंडिंग की मैं चेक कर रहा था कि करीबन 3.6 या 3.7% ऑफ GDP है, और ये स्पेंडिंग आगे जाके बढ़ने वाली है। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हमको पता ही है, एक मेजर ग्रोथ इंजन है इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी, जो इज ऑन द फास्ट ट्रैक। तो ओवरऑल सिल्वर लाइनिंग दिख रही है हमको बहुत क्लियर। इंडिया बहुत रेजिलिएंट मार्केट है। हमारे एक्सपोर्ट्स में ठीक है, कुछ हद तक टेक्सटाइल्स और ऑटो एंक्स थोड़े वल्नरेबल है, बट फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड रेंज में है, और US ने उसको थोड़ा एग्जम्प्ट भी रखा है कुछ हद तक ड्यूटीज इस पे, टैरिफ्स पे, तो थोड़े रेजिलिएंट रहेंगे। मैं किसी भी एंगल से ये नहीं कहूंगा कि आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे रिलाई मत करिए। वेरी वेरी इजी वे ऑफ मेकिंग मनी इन दिस मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड। वोलेटिलिटी चलती रहेगी, वैल्यूएशन थोड़ी रिच लगेंगे आपको 23 टाइम्स 22.5 टाइम्स अर्निंग्स पे, बट ये करेक्शन छोटा सा आया है, थोड़ा और भी आ सकता है। इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ 15-17% CAGR ग्रोथ पे, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ बड़े आराम से, आई एम टेलिंग यू विद फुल कॉन्फिडेंस, 15-16-17% की CAGR ग्रोथ पे इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ अगले 3 साल के लिए, इट लुक्स वेरी 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 स्ट्रांगली पॉसिबल। कोर एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का अच्छा रखिए, एंड आई थिंक एज एन इन्वेस्टर योर टारगेट शुड बी कि डिसिप्लिन रख के इंडियन मार्केट में पैसा डालिए। 4 से 5 सालों में पैसा डबल करना मुश्किल नहीं है। यस, शॉर्ट टर्म में इश्यू है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया की कहानी बहुत इंटैक्ट है। सो दैट वुड बी माय बिग स्टेटमेंट ऑफ ऑन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। Yeah, thanks, Advait. So, couple of points from my side. सबसे पहली बात तो इक्विटी मार्केट्स do not give fixed returns. So maybe Advait and I have been hearing from some people कि 1 साल से पैसा नहीं बना, 8 महीने से ये हुआ, but we have been used to longer cycles. We have been used to where 3-4 साल तक भी पैसा ज्यादा नहीं बनता और फिर 4-5 साल अच्छा बनता है. Luckily the cycles have shortened. When I say luckily, उससे क्या होता है कि ऐसे 2-3 साल अगर आपका बेयर मार्केट चले तो फ्रैंकली काफी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है. बट 1 साल के लिए एक प्राइस और टाइम करेक्शन आना आफ्टर द फ्यूरियस रैली दैट वी सॉ इन 23-24 फॉर अबाउट 18 months कोई बड़ी बात नहीं है. और जब अपने सामने एविडेंस है कि जो इकोनॉमी और रादर जो निफ्टी 500 कंपनीज का CAGR of profits was more than 25% for almost 4 years from the COVID low, that has now become 6 to 7%. तो अगर अर्निंग्स में इतनी गिरावट के बाद प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आ रही है
तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि द कोरिलेशन इज मेंटेन्ड। एक पुरानी कहावत है दैट प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। सो इट कैनॉट बी वन वे स्ट्रीट कि जब आपका प्रॉफिट्स 25% से ग्रो हो रहे हैं और आपका रिटर्न्स भी 25% मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ सडनली 5-6% हो गया तो भी आपको 25% मिलेगा। दैट इज नॉट लॉजिकल। एंड जनरली द मार्केट डिस्काउंट्स एटलीस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड। तो जब आपका एक फास्ट मूविंग प्रॉफिट ग्रोथ वाला जगरनॉट सिंगल डिजिट पे आ जाता है, तभी मार्केट डिस्काउंट दैट शायद अगले 2 क्वार्टर भी वैसे रहेंगे। बट we firmly believe that the correction that we saw, the recovery also that we have already seen, at one point of time, the small cap index was almost 30% down from its all time high. And now it is in single digits. मतलब आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी हो गई है। मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में समझाता हूँ। जब कोई चीज 100 से 70 पे जाती है, सो देर इज अ 30% ड्रॉप। बट वही चीज जब 70 से 91 पे जाती है, so there is a 30% it has gone up. So which means in a way the percentage terms of what the small cap index, which is more volatile, has fallen back. It has almost recovered the same percentage terms, and it is still some percentage points away. And as Advait very beautifully described, there are many right things that have been done in the last 6 months by the Indian government, by some things that have happened as a result of the fiscal measures, and all these generally are a precursor to the next bull run. When I say a precursor, जैसे जैसे ये सब फैक्टर्स फेवरेबली अलाइन हो जाते हैं, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन, आपका कंजम्पशन स्टार्ट्स गेटिंग रिवाइव्ड एट अ हायर रेट, एंड देन कुछ टाइम की बात रहती है वेयर सडनली यू आर बैक इनटू द ग्रीन इन ऑल वेज। बट अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर्स भी देखेंगे जहाँ पे ओवरऑल मार्केट कंडीशंस हैव बीन डल, there are certain sectors which have done very well and their stocks have also done very well. Cement is one sector that comes to our mind where we caught it a bit early, where we felt that 24-25 में जो aberration आया था, that was an aberration and not the end of the structural bull run of the cement sector that started in 21-22. And luckily in the last 2 quarters, many of our picks like JK Cement and others have done actually very well. Then there are other sectors which again have revived. जैसे आपने डिफेंस देखा रहेगा, it had a crazy kind of rally for 2 years, and in June 24 there was a big sharp correction in most of the stocks because most of them were very expensive. But the surprise to us was after that fall for about 6 months by 20-30%, which is very normal. Again from Feb 25, there has been a very strong rally in the defense sector. तो ये प्रूव करता है कि these are shorter aberrations and these are likely to be long term plays. So the अगर आउटलुक के बारे में बात की जाए, so maybe in another quarter or two it will take to revive the engine at full speed and the plane to take off. But we are very positive that as Advait was referring to FY27 compared to FY26, also क्या होता है कि there is something called a base effect. Coming into FY25, the base effect was very high. यानी उसके पहले का जो साल था उसमें प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 23-24%, और अभी का जो साल चल रहा है उसमें 5-6% है। सो वंस यू हैव अ लोअर बेस, उसके ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हायर होना बहुत नेचुरल फेनोमेनॉन है। इट इज नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड दैट। So with that background, we speak about various things that have already been done, which will provide a good impetus for taking up the growth, the production, and the consumption. What we also believe that the government has been doing very heavy capex in the last few years, which I would say has been the structural reason for the bull market of the last 2-3 years. Now we wait for the private capex to come in, but वो इतना easy नहीं है because the private companies have already jacked up their production a lot. So ये भी आपको फेनोमेनन समझना पड़ेगा कि द प्राइवेट कंपनीज अर्लियर जो बैंक से बोरो करके पैसा उठा के जो अपने कैपेक्स और प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाते थे, इन द लास्ट 3-4 years इन द बुल मार्केट उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। देयर हैव बीन सो मेनी प्रेफरेंस अलॉटमेंट्स, राइट्स इश्यूज, न्यू आईपीओस कि इक्विटी मार्केट हैज फंडेड मोस्ट ऑफ देयर एक्सपेंशन। इसलिए दूसरा पॉजिटिव फैक्ट है कि द बैलेंस शीट्स लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर आर वेरी लिमिटेड बोरोइंग्स कंपेयर्ड टू 10 years back, in spite of the fact that they have doubled or tripled their production capacities in the last few years. So all in all, it looks very positive from a 1 year forward outlook. And as Advait rightly pointed out, हमेशा एक बुल रन के लिए एक बेस फॉर्मेशन जरूरी है।
nothing can just keep on going up. जो चीज, there has to be a stable period where again the ammunition is getting loaded for the next war cry for a bull run. Now, next thing that I would like to ask Advait is maybe a few sectors where he finds a lot of promise, and maybe just one or two to understand कि Advait, how do you look at sectors? Because जनरली जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है, बट एक सेक्टर में आप क्या देखते हो, अगर आप एक 5-10 मिनट समझा सकते हो, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. या थैंक्स कौस्तुभ. कौस्तुभ, पहली बात तो एक बहुत अच्छी चीज आपने बोली, जो प्राइवेट केपेक्स की कहानी है ना. सी, अनलेस गवर्नमेंट ने बढ़िया केपेक्स किया है, बट प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम इन. आज इंडिया का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है करीबन 33-34% पे. एवरेज इंडिया का, सॉरी, एवरेज इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है 33-34% पे. बट आज की तारीख में करीब थोड़ा 29-30% की तरफ चला गया. मतलब ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे. गवर्नमेंट कर रही है, काफी ड्राइव कर रही है इसको. यूनियन बजट आपने देखा होगा, इतना बड़ा उन्होंने इंफ्रा पे 3.4% तो इंफ्रा पे डाला था गवर्नमेंट ने अपना बजट. तो बट पब्लिक का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा अकेला कुछ नहीं कर सकती. प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. 25-26% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता था प्राइवेट केपेक्स 12-15 साल पहले. आज ये अंडर 20% है. ये सारे फिगर्स आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे या दिस इज वेयर वी आर लैकिंग. एंड आपने ऐसा सही बताया कि इक्विटी मार्केट्स बन गया है सप्लायर फॉर ग्रोथ, नॉट बैंक्स. तो कॉर्पोरेट्स जो हैं वो क्यूआईपी, आईपीओ से, राइट इश्यूज से पैसा ले रहे हैं, बैंक्स के पास नहीं जा रहे हैं. अगेन, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशियो को देखना पड़ेगा क्या है. चाइना का कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशियो इज 80%. आप गेस करिए इंडिया का क्या है. इंडिया की इज लेस देन 20%. इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, आई थिंक 16 या 17% है. मतलब इंडिया में कॉर्पोरेट्स इक्विटी डायल्यूशन को प्रेफर करते हैं, लेवरेज इंस्टेड ऑफ लेवरेजिंग थ्रू बैंक्स. उनको प्राइमरी फंडिंग सोर्स इक्विटी डायल्यूशन दिख रहा है. अब इसकी वजह से होता क्या है, बैंक सफर करते हैं, क्रेडिट ग्रोथ नहीं आती. तो ये जो डीलेवरेजिंग चल रहा है थ्रू इक्विटी डायल्यूशन, ये नहीं बहुत लॉन्ग टर्म में मजा आएगा इसमें. एग्रेसिव बोरोइंग बैंक से लेनी पड़ेगी. एंड प्राइवेट केपेक्स इज एक्सट्रीमली वाइटल. इंडिया को चाइना +1 बोलते हैं हम लोग, बट उसको अगर रियलिटी में लाना है तो इंडिया हैज टू जॉइन हैंड्स, पब्लिक एंड प्राइवेट केपेक्स मिलके. और ये केपेक्स का कैटलिस्ट क्या है? इतनी सारी कंपनियों के पास बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, बट अगर हम एक एग्रेशन से, आज की तारीख में अगर आप पैसिव हो गए एज अ इंडियन एंटरप्रेन्योर, आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे. केपेक्स एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच रहा है. गवर्नमेंट इससे ज्यादा शायद ना कर पाए आगे जाके. एक 8% था गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का जो केपेक्स का पॉइंट, वो 6% के आसपास आ रहा है आज की तारीख में. तो प्राइवेट केपेक्स इज डेफिनेटली नॉट ऑप्शनल. वो अपने लिए एक एक होप ऐसी है कि वो अगर आ जाता है अगले 2 से 4 क्वार्टर में, इंडिया की कंपाउंडिंग बहुत स्पीड अप हो सकती है. सो दैट वाज द पॉइंट ऑन द केपेक्स साइड. अब सेक्टर्स, उनमें ट्रेंड्स. आई जस्ट ट्वीटेड लास्ट वीक ओनली कि जो फिनटेक और डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है इंडिया में, उसका एडॉप्शन बहुत फास्ट हुआ है. एंड वो तो एक इजी, लो हैंगिंग फ्रूट है कि वो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है हमारे में. मोदी साहब ने जस्ट रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स पे स्पीच में बताया आपका जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, PLI incentives. I've actually spoken to a few people who are suppliers to EMS companies, small medium suppliers, and जो PLI के incentives हैं वो इतने streamline हो गए हैं और इतने efficient हैं कि you'll be surprised कि इतनी प्यारी साइकिल चल रही है. You deliver the goods और PLI के incentives quarter on quarter basis आपको मिल रहे हैं. इसलिए EMS सेक्टर पिकअप कर रहा है. और सेमीकंडक्टर जो गवर्नमेंट बोल रही है 100 बिलियन प्लस करना है 2030 या 5 साल बोले थे शायद, हाँ, तो 2030 तक. तो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर हो गया. बहुत सारी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज लिस्टेड नहीं है स्पेस में, बट मोस्ट ऑफ देम एक्सपेंसिव हैं. दूसरा एक एरिया जो कौस्तुभ, मुझे, सो आई पार्शली लिव इन ऑस्ट्रेलिया, और मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात कर रहा था कि साइबर सिक्योरिटी ये एक मेजर एरिया निकल के आ रहा है. तो आपने देखा होगा कि क्लाउड एडॉप्शन काफी पिकअप हो गया है. तो जैसे जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल स्केल पे आता है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर हम लोग इंडिया की जो आईटी सर्विसेज सेक्टर है, इसको आगे जाके और इन डेप्थ घुसना है इन इन एआई साइड ऑफ थिंग्स, या फिर और एडवांस्ड वैल्यू ऑफरिंग्स देनी है, तो साइबर सिक्योरिटी इज द की एरिया देयर. देन कुछ और
रिन्यूएबल एनर्जी देख लीजिए, क्लीन टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, ईवीज का ट्रेंड आप देख रहे हैं, ईवीज के अडॉप्शन बहुत फास्ट आ रहा है। दीज आर एरियाज विच इज पोटेंशियल है कि काफी फास्ट ग्रो करेगा। मुझे एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इंडिया हैज बीन द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फॉर लास्ट 2 to 3 डेकेड्स। 1990s में और 2000 में द डॉक्टर रेड्डीज एंड द ल्यूपिन्स एंड द सन फार्मास ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया था। इंडिया एपीआईज में भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, वैक्सीन में तो नंबर 1 है ही। फार्मास्यूटिकल्स का जॉब वर्क इंडिया में इतना हैवी होता है, मेजर सप्लायर ऑफ जेनेरिक्स है इंडिया। तो ये जो मार्केट है इंडिया का, ये इसकी ग्रोथ नॉन स्टॉप चलने ही वाली है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसमें एक अच्छा एरिया आता है जिसमें रिसर्च पूरी तरह से निकल के बाहर नहीं आई है कि कौन सी कंपनीज कितना ग्रो करेगी, समथिंग कॉल्ड बायोसिमिलर्स। आई एम माई सेल्फ नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट किस तरह की ग्रोथ आएगी, बट आई एम इट्स इन माई स्टडी, इट्स इन माई रेडार। तो couple of articles I have read. I might be tweeting about biosimilars very soon once I get more in-depth knowledge. और क्या सेक्टर्स हैं? ऑब्वियस सेक्टर्स, डिफेंस, सॉरी, डेटा सेंटर्स हो गया। डेटा सेंटर्स में प्लीज अंडरस्टैंड कि एवरी कंपनी दैट सेज हम डेटा सेंटर को सप्लाई करते हैं, प्लीज बी केयरफुल। 5 या 10% उनका सप्लाई डेटा सेंटर को होगा, बट कॉन कॉल में वो आके डेटा सेंटर्स की बात शुरू कर देते हैं एज इफ हाफ ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डेटा सेंटर्स। सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ कंपनी। बाकी बहुत सारे काम कर रही होती है, डेटा सेंटर एक छोटा सा पार्ट होता है। तो बट दैट एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा सेंटर्स की ग्रोथ, ये जो डेटा का लोकलाइजेशन चल रहा है, इससे बहुत बूम हो सकता है। डू यू नो दैट पब्लिक क्लाउड मार्केट इंडिया में नेक्स्ट ईयर 2000, इस ईयर के एंड तक, बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो पब्लिक क्लाउड मार्केट है इंडिया का 12.5 बिलियन डॉलर्स का पहुंच जाएगा। सो अगेन, और यहाँ से ग्रोथ 25-30% की, डेटा सेंटर्स की जो कैपेसिटीज हैं उनको बढ़ाने में आएगी, क्योंकि मार्केट इतनी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। ये जो इश्यू हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें समझ में आया कि डिफेंस और एरोस्पेस में इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसरो का आपने देखा, स्पेस सेक्टर के लिए काम करते हुए, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें भी आ रहा है। मेक इन इंडिया पॉलिसी एंड स्पेस टेक, डिफेंस ऑल्सो, बट बी माइंडफुल, डिफेंस स्टॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं वैल्यूएशंस में। आज की तारीख में जो ये मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस डे पे हमको तोहफा दिया है जीएसटी का, उसमें कंज्यूमर गुड्स विल बी बेनिफिटेड, एफएमसीजी बेसिकली ऑटोज पे आ रहा है। और इसके लगते लगते ई कॉमर्स तो है ही। ई कॉमर्स जिस तरह से जितना विग्रसली ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, आई थिंक गांव गांव तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, कुछ हद तक तो पहुंच भी चुका है। 10-11% की CAGR ग्रोथ कर रहा है ई कॉमर्स आज की तारीख में इंडिया में। एफएमसीजी ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज क्रेजी। And looking at in the next 5 years, I think इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 300 बिलियन प्लस आराम से पहुंच सकता है। आज शायद ये 100 बिलियन के आसपास है, 3 गुना यहाँ से हो सकता है ई कॉमर्स मार्केट। और उसके साथ साथ एफएमसीजी को भी, जैसे मैंने बोला कि रूरल इंडिया में एफएमसीजी जा रहा है, 10-12% का CAGR ग्रोथ बहुत इजीली सिर्फ रूरल पेनिट्रेशन से आ सकता है एफएमसीजी को। And then my all-time favorite, specialty chemicals. Viewers, my views might be biased, but मुझे specialty chemicals में इंडिया की बहुत स्कोप लगता है कि आगे जाके स्पेक्केम्स कैन गिव अ वेरी गुड बूस्ट टू इंडियाज GDP ग्रोथ। एक्सपोर्ट रेडी जो हमारे पास स्पेशलिटी है, इट इज पार एक्सीलेंस। मतलब डू यू नो देयर आर कंपनीज इन इंडिया, मैं आपको नाम दे सकता हूँ, एक अमी ऑर्गेनिक्स करके है जिसका नया नाम है एक्यूटस करके, और क्लीन साइंसेज हैं, एंड देयर आर कपल मोर, टॉप ऑफ माय हेड आई कांट रिमेंबर, आई थिंक विनती ऑर्गेनिक्स है शायद। ये लोग चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जो जो बादशाह है एक्सपोर्ट का, उसको ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब इंडिया के पास ऐसी निशेस हैं जहाँ पे वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ, वी आर अ लायन इन दैट एरिया। तो ये कुछ 7-8-10 सेक्टर्स हैं जो मुझे गोइंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली इनमें जो स्टॉक्स हैं उनमें काफी की री रेटिंग हो चुकी है, बिकॉज ये कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मार्केट में 2-4-6 क्वार्टर से ये चर्चा में आ चुके हैं सेक्टर्स। तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द वैल्यूएशंस, बट यस, स्टिल देयर इज जूस लेफ्ट इन मेनी सच कंपनीज। कॉन कॉल्स सुनिए, रिजल्ट्स ट्रैक करिए, एंड you can get some nice players from these subdomains. Yeah, Kaustuv. Yeah, thanks, Advait. That was very helpful because understanding sectors is very important. मेरे हिसाब से तो जो व्हेन यू आर अ स्टॉक पिकर, ओके, आपका 50% काम तो सेक्टर का है, राइट सेक्टर, टेलविंड, जैसे पहले मार्जिन एक्सपेंशन का मैंने बात किया था, एंड देन बाकी 50% स्किल है टू गेट टू द स्टॉक्स विच कैन रियली
have a moat, have a USP, have a great management. So now we will start taking some questions. Sandeep, I have made you a speaker. Twitter name Sandeep Kumar hai. Yes, Sandeep, we can see you as a speaker. Maybe you are on mute. Yeah, so thank you. I will speak after some time. Let me recently I've joined, so let me listen to what others are speaking. So I'll speak after 10-15 minutes, sir. Okay, so the fundamental investor is next. I've already given you the speaker. So please ask your question quickly. Hi, thank you, Alpha Wave, Alpha Wealth, sorry. Um, and hi, Advaitji. It was good listening to you till now. So my question is on, I have two questions. First one is on the psychology of taking the loss, like human psychology, or perhaps it's with me. Always averse in taking the loss. Um, so example, I got allotted in Star Imaging Health. I took a bet in that based on the fundamentals that the valuations are cheap. But it opened low. I mean, at par, but the price action was enough to guess which direction it will go to. But still, even though I had heavy allocation, I could not exit at par or maybe at a very low loss. Now it's at LC, and I fear more LCs will be incoming. So, any, I would say, any framework that can help in that, like taking the timely exit based on the price action and the market situation. Interesting one. Loss bear करना one of the hardest things बोलते हैं investing में. But आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि लॉस, जैसे आप एक लॉस बेयर कर रहे हैं, अगर एक लॉन्ग टर्म चीज देखिए, आपने 100 रुपीज का एक स्टॉक लिया और वो हो गया 80 रुपीज, 20% लॉस हो गया, और आप ऑब्वियसली उस स्टॉक में वो लॉस हुआ है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये दैट आई एम अवेयर ऑफ. बट नाउ अनदर एस्पेक्ट टू इट इज कि जब आप लॉस को बुक कर लेते हैं ना, हाँ जी, तो आप थोड़ा सा कैपिटल फ्री कर पाते हैं, करेक्ट. which can be added to something which is better. तो वो नेट पॉजिटिव करने के लिए वो करना जरूरी है. A lot of people wants it to come back to 80 का स्टॉक वापस 100 पे लाना 100 चाहते पे हैं. आए, राइट. 80 का स्टॉक 100 पे आना is not a 20% gain. इट्स अ 100 to 80 25. is a 20% gain. इट्स अ Yeah, so 25. वो समझ. Yeah, so और एक चीज बहुत, एक लेसन, एक ट्यूशन समझ जाइए मार्केट में, यू कैनॉट बी 100% राइट अनलेस आप भगवान हो. आप 100% राइट नहीं हो सकते मार्केट में. वॉरेन बुफे ने भी गलतियां करी है, लेट राकेश झुंझुनवाला जी ने भी गलतियां करी हैं, टॉप से टॉप मधु केला जी से लेके मोतीलाल ओसवाल से लेके रामदेव अग्रवाल जी से लेके विजय केलिया साहब से लेके केडिया साहब से लेके सबने मिस्टेक्स करी होंगी. एज लॉन्ग एज यू आर मोर राइट देन रॉन्ग, आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. दैट इज एक रिफ्रेम करना पड़ेगा हमारे माइंडसेट में कि मुझे राइट ज्यादा होना है, रॉन्ग कम होना है. और जब रॉन्ग हो गए हो तो कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है. हमने स्टॉक के साथ कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है. प्रोबेबिलिटी ड्रिवन थिंकिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था किसी बुक में कोविड के टाइम पर. प्रोबेबिलिटी ड्रिवन थिंकिंग रखनी है, एंड इफ यू कीप दैट इन माइंड, लॉसेस को बेयर करने में आपको इट्स जस्ट लाइक एक कैपिटल को मैं स्मार्टली डिप्लॉय कर पाऊंगा, ये लॉस बेयर कर लेता हूँ. और पीटर लिंच कहते हैं ना, लेट योर विनर्स राइड. वही वही फिलोसफी से आगे बढ़ना पड़ेगा. बट देर इज नो वे फॉर यू टू से कि मैं लॉसेस राइड करता जाऊंगा. दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी. Yeah. So thanks for the question. I've given the speaker request now to Sachin Chandra. Hello. Hello. Yes, we can hear you. Am I audible? Yeah, Yes, nice you and are. clear, Sachin. Please go ahead. Yeah. Yeah. Good evening. Good evening. Nice interaction and nice discussion, Advaitji and Alpha. Uh, just wanted to add something that many a times what happens that our thin line between conviction and obstinacy. Uh,
I have my own example whereby I was having a stock. I will name it HDFC Life, and I sold it loss because I required some money. And then what happened that when I got back the money after 2-3 months, I was studying a company named Solara Active, and I reinvested the same amount in Solara Active. Whereas at the time of selling the earlier stock HDFC Life, I had planned that I will get back into it at a later point of time. तो बाद में ये समझ में आया कि ये कन्विक्शन कम था, एक जिद ज़्यादा थी. नथिंग अगेंस्ट एनी स्टॉक और फॉर एनी स्टॉक, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो ये एक बड़ा थिन लाइन होता है. इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है अद्वैत जी, ये स्पेशलिटी केमिकल में एक कंपनी है अल्ट्रा मेरीन एंड पिगमेंट्स. What is your take? I had seen some of your views on Twitter, I think. Can you please elaborate the details about the company and its valuation currently? या थैंक्स फॉर द क्वेश्चन सचिन जी. आपने एक जिद का एक अच्छा टॉपिक छेड़ा है. काफी लंबी चर्चा हो सकती है इस पे, बट सी देखिए, कन्विक्शन तो है जहां आपकी रिसर्च आपके साथ हो, आप पेशेंट हो, अर्निंग विजिबिलिटी चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, कंपनी के पास मोट है, तो कन्विक्शन के साथ आप स्टॉक को चलाते रहेंगे. जहां पे ईगो आता है, जहां पे जिद आती है, वहां पे गड़बड़ होती है. मेरे साथ हो चुकी है. यस बैंक इज माई, मेरी स्टबर्ननेस का एक परफेक्ट एग्जांपल है यस बैंक. बड़ा एग्जांपल यस बैंक है, छोटा एग्जांपल है डीएचएफएल. मुझे इन स्टॉक में बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैंने अच्छा खासा पैसा गवाया है इसमें. बट मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि अगर डीएचएफएल में राकेश जी द लेजेंड गवा सकते हैं पैसा, तो मैं तो समुद्र की बहुत छोटी बूंद हूँ. जब यस बैंक में द लाइक्स ऑफ द म्यूचुअल फंड लाइक्स ऑफ डीएसपी मेरिल लिंच, द म्यूचुअल फंड लाइक्स ऑफ रिलायंस, द म्यूचुअल फंड लाइक्स ऑफ क्वांट या somebody else, not क्वांट, एसबीआई म्यूचुअल फंड रादर, जब इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज म्यूचुअल फंड्स जिनके पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ है, वो अगर यस बैंक में पैसा गवा सकती है और डीएचएफएल में गवा सकती है, तो आई एम तो नथिंग. तो ये जो ईगो का है, ये वो कहते हैं ना, मैं आई विल बाउंस बैक, मैं इस स्टॉक से और पैसा बना पाऊंगा आगे जाके. बट जरूरी नहीं है स्टॉक से बनाना, आप किसी और स्टॉक से भी बना सकते हैं. तो ये काफी काफी ट्रिकी टॉपिक है आपके लिए. बट जहाँ पे जिद होती है वहां पे काफी सारे इश्यूज बढ़ जाते हैं. वो एक साइकोलॉजी है ना कि मैं गलत नहीं हो सकता. जब तक आप इस साइकोलॉजी पे अटके रहेंगे, वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्मूथ रख पाएंगे. आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. आपका हार्ड अर्नड मनी है. ये हमारे बाप दादाओं ने हमको पैसा नहीं दिया है गवाने के लिए, हमने खुद कमाया है. आपके रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. डेट बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स डिटीरियरेट हो रहे हैं, कैश फ्लो टूट रहा है, मैनेजमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ है. ये सब सिग्नल्स हैं. सेल करो स्टॉक को, अपना पैसा बचाओ. जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतनी आपकी वेल्थ इरोजन कम होगा. तो ये तो बात हुई इस पे. अब स्टॉक स्पेसिफिक अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स, आप लगता है मेरा ट्विटर हैंडल काफी स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने ये छोटा स्टॉक है, बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूँ मैं इसके बारे में, बट मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है. जैसे मैंने आपको कहा, मुझे केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, कुछ मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है, जैसे मैंने कहा. बट ये कंपनी एक एक बहुत गलत फेज से निकल रही थी, जहां पे 2 सेट ऑफ प्रमोटर्स हैं कंपनी में. उसमें से एक सेट ऑफ प्रमोटर्स एग्जिट मार रहे हैं और एक सेट ऑफ प्रमोटर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो इस वजह से कंपनी इतनी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. कंपनी को मैंने इन डेप्थ समझा है, बट बिफोर आई डू दैट, डिस्क्लेमर, ये मैं कोई स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूं, तो मैं अपने व्यूज दे रहा हूं. मेरे व्यूज को एक बाई या एक एडवाइस मत समझिएगा, अपनी रिसर्च करिएगा. मैं अपना कन्विक्शन बताता हूं. जहां मुझे ये कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बहुत डिसिप्लिन लगता है मुझे. स्टेडी ग्रोथ मार्जिन है कंपनी के, और रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसकी हल्की हल्की ब्रॉडन हो रही है. ये सब देखते हुए मुझे लगता है कंपनी में, देखिए, कंपनी अगर अपनी डेट को कंट्रोल में रख रहा है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रहा है. एक छोटा सा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, बट इसका जो कोर प्रोडक्ट है अल्ट्रामरीन ब्लू, इसकी डिमांड काफी अच्छी है. लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा दिख रहा है. ये 1500-1600 करोड़ की मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है, 20 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती है. रोसीज आरओईज बहुत जबरदस्त नहीं है, बट 8-10-12% के आसपास है. मुझे कंपनी में रेड फ्लैग्स कोई दिखते नहीं है. कंपनी एक एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रही है इन फ्रॉम द प्रोमोटर्स साइड ऑफ व्यू, बट इसके रिजल्ट्स ट्रैक करिए. आई थिंक कंपनी हैज पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड. इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल.
काफी पुरानी कंपनी, आई थिंक 50, 55, 60 ईयर ओल्ड कंपनी, और काफी अच्छे कंट्रीज में मैं लास्ट पढ़ा था करीब 40%, 40 मोर देन 40 कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट है। तो और कंपनी की ग्रोथ देखिए, मुझे FY24 से FY25 में अच्छी ग्रोथ दिखी है। कभी रेवेन्यूज हैव ग्रोन एट, आई हैव टू ओपन स्क्रीनर एंड चेक इट, बट मेरे ख्याल से 40% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी 40% प्लस है। तो यू कैन लुक एट दिस कंपनी। थोड़ा करेक्शन में इट बिकम्स अ वैल्यू बाय फॉर मी, बट अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक एडवाइस, जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। या कौस्तुभ प्लीज। Sure. Thanks, Advait. And बात करते करते 2 घंटे हो गए. Quite a lot of time. So thanks for committing this time, 2 hours with us late on a evening. And it was very informative. Your explanation style leaves very little room for doubt. ठीक से समझ में आता है आप exactly क्या बताना चाहते हो. I'm sure all the audience also has a similar view. So it was a pleasure hosting you. And over to you for your kind words at the end. Yeah, thanks, Kaustubh. Well, ताली दो हाथ से बजती है. You've been extremely professional, I should say. आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया या क्या मुझे पता नहीं, but the way of questioning, the way of taking the conversation forward is par excellent, par excellence. And I should also say that you have also shared some very insightful details on stocks, sectors, and market. It shows your 20 plus years of experience very easily. तो बहुत मजा आया. I felt कि we are having a group discussion on certain aspects of market. So excellent hosting, and we should get connected more often. With that note, viewers, thank you for your time, and hope to see you soon. Thank you. Yeah. So I would like to tell the audience that questions सब लेना possible नहीं होता है, because we have to share many things. And आज जो भी questions आए काफी अच्छे deep questions थे. So आपने देखा होगा कि हमें आंसर देते हुए भी generally 5 to 7 minutes लगे. So these were very nice questions where others also will benefit. Generally नहीं तो कोई short, narrow, stock specific questions रहते हैं तो उसमें we generally don't entertain, because on public platforms that is not a good thing, can end up misleading people. So thanks to the audience as well for being responsive, asking good questions and all the attention. आप हमारे साथ ट्विटर डीएम में या जो अपना स्पेस का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे कहीं पे भी हमारे हैंडल पे आप अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप वहाँ पोस्ट कर सकते हो. The team of Alpha Wealth is very active on Twitter. We'll ensure that in the next 24 to 48 hours, we are able to give you a good answer. And thanks, Advait, again, and let's close. Thank you. Thanks. Bye.